Welcome back everyone. My name is Pavni and today we are going to discuss about economic current affair which are from January to April जो कि 2025 के हम we will all cover. Just give me 1 second. So the first news is जो फाइनेंस कमीशन है 16th फाइनेंस कमीशन की हम बात कर रहे हैं. सो इनके चेयरपर्सन कौन है? इनके चेयरपर्सन है, ये याद रखना है आपको, अरविंद पनगरिया. मिस्टर अरविंद पनगरिया 16th फाइनेंस कमीशन है, याद रखिए. और इनकी रिपोर्ट जो आएगी वो 5 साल के लिए आएगी और स्टार्ट कब होगा इसका टर्म? 2026 में अप्रैल 1 को, यानी कि 1 अप्रैल 2026 में. और इसके मेंबर्स आई थिंक आई हैव कवर्ड बिकॉज इन इकोनॉमिक सर्वे वीडियो मैं प्लेलिस्ट में है वो, और मैं उसका लिंक भी डाल दूंगी, आप उसे देख लीजिए, उसमें मेंबर्स कवर किए हैं. जो 15th फाइनेंस कमीशन है, अगेन इसका जो है डिवोल्यूशन पूछा गया था और ये भी पूछा गया था कि इसके चेयरपर्सन कौन है. तो कौन है? मिस्टर NK सिंह 15 फाइनेंस कमीशन के थे. सो ये UKPSC के क्वेश्चंस हैं. और इसका डिवोल्यूशन कितना था? 41% का, यानी कि जितना जो टैक्सेस में शेयर होगा स्टेट्स का वो इतना डिवोल्यूट कर दिया गया था. और इसका जो टाइम पीरियड था, टर्म था 6 ईयर के लिए ये वैलिड होता. और ये इसका जो टाइम है वो कब ख़त्म हो रहा है? 2026 में, जबकि 31 मार्च को ये ख़त्म होगा. और फिर वहाँ से कौन सा टर्म स्टार्ट हो जाएगा? 16th फाइनेंस कमीशन का. नेक्स्ट वन इज ये 2 अप्रैल की जो है वो न्यूज़ है कि फिस्कल हेल्थ इंडेक्स 2025 बाय नीति आयोग. सबसे पहले तो आपको याद रखना है किसके द्वारा दी गई है. सो नीति आयोग के द्वारा दी गई है फिस्कल हेल्थ इंडेक्स 2025 यूजिंग डेटा फ्रॉम कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की जो रिपोर्ट है वहाँ से डेटा यूज़ करेंगे. और ये नीति आयोग की रिपोर्ट जो है वो पूछी जाती है बार बार UKPSC, UPSC, इवन UKSSC में. और इसमें जो है उत्तराखंड नहीं है, इसमें 18 मेजर स्टेट्स के लिए ये जो उनका फिस्कल हेल्थ है उसके बारे में डिस्कस किया जा रहा है. और जो फर्स्ट रैंक है जिसकी, वो आपको याद रखनी है, वो कौन है फिस्कल हेल्थ इंडेक्स में? वो है उड़ीसा. और उनका स्कोर कितना है? 67 के अराउंड है. कभी कभी वो कैसा दे देते हैं स्कोर, जैसे 90 प्लस दे देंगे आपको. तो किसी स्टेट ने 90 प्लस अभी गेन नहीं किया है. तो आपको फिस्कल हेल्थ के लिए याद रखना है उड़ीसा इज द टॉप, इज एट द टॉप. और फिर छत्तीसगढ़, फिर गोवा और गुजरात 5वें नंबर पर हैं. और ये सभी क्या है? अचीवर्स हैं. हेल्थ इंडेक्स में क्या है? अचीवर्स हैं. की इंडिकेटर्स देखते हैं. अब की इंडिकेटर्स आपको याद रखना है, जैसे टैक्स बायंसी है, डेट टू GDP नापा होगा इन्होंने. फिर उसके बाद में रेवेन्यू जनरेशन और मोबिलाइजेशन कितना है, एक्सपेंडिचर मैनेजमेंट, प्रायोरिटाइजेशन, डेट मैनेजमेंट, फिस्कल डेफिसिट मैनेजमेंट एंड ओवरऑल फिस्कल सस्टेनेबिलिटी. एक चीज़ आपको बताती हूँ, ये मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. जब आपको बताना होता है ना किसी स्टेट की फिस्कल हेल्थ कैसी चल रही है, जब उत्तराखंड के बारे में आप बात करेंगे तो इन की इंडिकेटर्स पे ज़रूर बात करना कि उत्तराखंड में ये कैसा है, यानी कि फिस्कल डेफिसिट कितना है उत्तराखंड का, मैनेजमेंट कैसा चल रहा है उसका, और सस्टेनेबिलिटी कितनी है, डेट मैनेजमेंट क्या है, और डेट टू GDP रेशियो कितना है. सो आपका जो आंसर होगा वो बहुत इफेक्टिव लगेगा. सो दिस इज समथिंग विच इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर मेंस. ठीक है. सो जब भी आप मेंस के लिए करें ना, तो इनका डेटा अगर आपको कभी न्यूज़ में मिलता है, इनसे रिलेटेड डेटा, कभी कभार जब आप देखते हैं कि न्यूज़पेपर में दे दिया जाता है, न्यूज़पेपर रोज पढ़िए, उनमें ये डेटा आपको ज़रूर मिलेगा और उसे ऐड कर लीजिए अपने नोट्स में. देन उत्तराखंड के बारे में हम आगे पढ़ने वाले हैं, क्योंकि आगे जो है उत्तराखंड की ही न्यूज़ है. देखिए ये. सो यहाँ पर क्या है, 13 फैब की न्यूज़ है. स्टेटस ऑफ डिवोल्यूशन टू पंचायत्स इन स्टेट्स. अगेन
डिवोल्यूशन की बात हो रही है, यानी कि फिनेंसेस की बात हो रही है, कितना जो है फिनेंस डिवोल्यूट किया जा रहा है, यानी कि पंचायतों को दिया जा रहा है स्टेट्स में अलग अलग। सो ये बेसिकली प्रिपेयर की गई है किसके द्वारा? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ने ये डेटा प्रिपेयर किया है, और ये है एन इंडिकेटिव एविडेंस बेस्ड रैंकिंग है। सो यहाँ पर इस रिपोर्ट का फुल नेम ये है, टाइटल ये था, और ये किस मिनिस्ट्री के अंदर में है? मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, ठीक है। और प्लस मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज का भी इसमें रोल है, यानी कि इन दोनों की कंबाइंड। और डेटा किसने प्रिपेयर किया? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट, टॉप 10 स्टेट्स जो हैं वो है पंचायत डिवोल्यूशन इंडेक्स में। ये आपको याद रखना है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट आ सकता है कि सबसे ज़्यादा जो टॉप पर है पंचायत डिवोल्यूशन इंडेक्स में, जिनका 55 से ज़्यादा है, वो ऐसे 10 स्टेट्स हैं, याद रखना है। सबसे पहले तो 55 से स्कोर ज़्यादा है किनका? 10 स्टेट्स का। और ओवरऑल जो स्टेट है उसमें कर्नाटक सबसे फर्स्ट आया है। सो कर्नाटक, फिर केरल है, फिर तमिलनाडु है। कर्नाटक का स्कोर है 72। ये स्कोर मैंने क्यों लिखे हैं मैं अभी बताती हूँ आपको। कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, यूपी, गुजरात। और आपको एक याद रखना है एलिमिनेशन के लिए, अगर आप ये याद नहीं रख पाएंगे कोई बात नहीं, बट आपको फर्स्ट 3 रखने हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट कर्नाटक तो याद रखना है, किसमें? डिवोल्यूशन ऑफ पंचायत में सबसे फर्स्ट आया है। और जो है वो 10th नंबर पर है छत्तीसगढ़, यानी कि टॉप 10 में ही चल रहे हैं अभी हम। छत्तीसगढ़ लास्ट नहीं है, टॉप 10 में चल रहा है। और एक आप याद रख लीजिए, टॉप 10 में नॉर्थ ईस्ट का स्टेट है, वो है त्रिपुरा। और वो कौन से नंबर पर है? 3 और 7th नंबर पे जो है वो त्रिपुरा, यानी कि नॉर्थ ईस्ट स्टेट है। आपको याद रखना है किसमें? डिवोल्यूशन ऑफ पंचायत में। ये एलिमिनेशन के आपके काम आ जाएगा, क्योंकि आप अगर इतना याद नहीं रख पाएंगे तो एटलीस्ट ये याद रखें, टॉप 10 में 7th नंबर पर नॉर्थ ईस्ट का एक स्टेट है, और फर्स्ट पे कर्नाटक है, और लास्ट 10th नंबर पे टॉप 10 में छत्तीसगढ़ है, एटलीस्ट ये। और ये याद रखिए कि 3 जो है वो मेजर जो है साउथ के स्टेट्स हैं। नेक्स्ट, डिवोल्यूशन इंडेक्स में जो स्कोर है उत्तराखंड का, उस पर बात करते हैं। अब जो उत्तराखंड का स्कोर है वो एक्चुअली जो है ग्राफ बेसिस पे दिया गया था, तो उसमें क्लियरली ऐसा नहीं दिख रहा था, नंबर नहीं दिया था। तो मैंने ग्राफ को देखकर चेक किया है, ये कितना है आपका, बार ग्राफ में दे रखा था ना। सो 48 के अराउंड है हमारा स्कोर। सो आप जब मेंस में पॉइंट लिखेंगे ना, तो आप ये लिखेगा कि वी आर फार फ्रॉम 72 पॉइंट्स एज कर्नाटक हैज डिवोल्यूटेड द फाइनेंसेस टू द पंचायत्स। तो ऐसे आप मेंस में पॉइंट लिखिए। सो उससे क्या होगा, अच्छा इफेक्टिव आपका आंसर लगेगा। यानी कि आप कंपैरिजन में लिखिए कि अभी जो फर्स्ट नंबर पे चल रहा है उसके तुलना में हम अभी इतना पीछे हैं, इतना गैप हमारा पीछे है। ये मेंस की पॉइंट है, और इसको आप याद रख सकते हैं तो रख लीजिए, क्योंकि प्रीलिम्स में भी पूछा जा सकता है कि उत्तराखंड कितना था अराउंड। आपको ये याद रखना है कि 50 से ऊपर नहीं है स्कोर, ठीक है, 48 के अराउंड है। बिटवीन 45 to 50 आप कह सकते हैं, क्योंकि बार ग्राफ में दिया हुआ था तो रेंज मैंने लिख दी है। आप इसमें से आपका एलिमिनेट हो जाएगा आंसर अगर पूछेंगे ना। विच इज मोर देन नेशनल एवरेज, बस आपको ये याद रखना है नेशनल एवरेज कितना है, 43 या 45 है, उससे हमारा ज़्यादा है। उत्तराखंड का डिवोल्यूशन इंडेक्स जो है उसमें स्कोर हमारा ज़्यादा है, जो कि 43 और 45 के अराउंड है। अगेन बार ग्राफ में था तो क्लियरली पॉइंट्स उसमें मेंशन नहीं थे। सो ये मैंने ग्राफ से अंदाज़ा मतलब प्रिसाइज मैनर में निकालने की कोशिश की है उससे। और फिर उसके बाद क्या है, मेंस के लिए पॉइंट है, लेकिन उससे पहले एक प्रीलिम्स के लिए भी पॉइंट है। वो ये है कि जो डिवोल्यूशन इंडेक्स है ना, उसके डिमेंशंस हैं 6 डिमेंशंस हैं, की डिमेंशंस, जिनमें कि पंचायत को जो डिवोल्यूशन किया जा रहा था उसको आपको देखना है। एक तो फ्रेमवर्क कैसा है आपका, फाइनेंसेस को डिवोल्यूट करने का फ्रेमवर्क कैसा है, ये आप मेंस में लिखेंगे ये सभी पॉइंट्स। और फंक्शंस और जो फंक्शनल डिवोल्यूशन है वो कैसा है, यानी कि आपका कार्य कैसा है उसमें, ठीक है।
सो इसमें भी अलग अलग, जैसे ओवरऑल में तो कर्नाटक फर्स्ट है, लेकिन इन कैटेगरीज में अलग अलग स्टेट्स फर्स्ट हैं। इसमें केरल फर्स्ट है, किसमें? फ्रेमवर्क वाले में। ये फ्रेमवर्क वाला आपको उत्तराखंड के लिए भी याद रखना है। फ्रेमवर्क वाला जो डिमेंशन है उसमें कर्नाटक फर्स्ट है विद 84 स्कोर, और महाराष्ट्र केरल फर्स्ट है, फिर महाराष्ट्र है, फिर कर्नाटक है। सो केरल फर्स्ट है, और उत्तराखंड इसमें कितना आया हुआ है? 5th रैंक पे आया हुआ है। किसमें? फ्रेमवर्क वाले डिमेंशन में। ओनली 6 डिमेंशन में से एक में हम टॉप 5 में हैं। ये आपको याद रखना है। ये पूछा जा सकता है कि हमारा फ्रेमवर्क वाले में कितना है, या फिर ये वाला स्कोर पूछा जा सकता है कि डिवोल्यूशन स्कोर कितना है, या फिर ये 5th में फ्रेमवर्क वाले में। ठीक है। और फंक्शंस में हमारा जो है वो 22 है। अगेन ये सभी पॉइंट्स जो हैं वो मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मेंस के लिए आप दोबारा इनको ज़रूर कर लीजिए जब आपको इफेक्टिव आपने आंसर को बनाना है ना। तो आप इन स्कोर्स को जो है कंपेयर कर सकते हैं कि तमिलनाडु से अभी हम थोड़ा पीछे हैं, तो हम क्या क्या कर सकते हैं। जैसे उन्होंने कुछ रिफॉर्म्स किए होंगे, उनमें आपको डेटा ऐड करते रहना है न्यूज़पेपर वगैरह से। सो वो आपका हो जाएगा। स्कोर बिलो, ये ऐसा है ना, फंक्शंस के लेवल पर, काम के लेवल पर हमने जो है वो नेशनल एवरेज से कम स्कोर किया है। नेशनल 30 है जबकि हमने सिर्फ 20 किया है। ये पॉइंट आप लिखिए। कौन सा? मेंस में लिखना है आपको। मेंस में कि उत्तराखंड का जो फंक्शनल डिवोल्यूशन है ना, उसमें वी आर लैकिंग कितना? नेशनल एवरेज से हम अभी कम है। सो हमें एटलीस्ट नेशनल एवरेज से ऊपर जाने की कोशिश में अभी पहले स्टेप लेने हैं। फिर अगेन दीज आर मेंस पॉइंट, मोर रेलेवेंट फॉर मेंस। सो कर्नाटक फर्स्ट है, उत्तराखंड 11th पे है, और ये बाकी सब में ना हम नेशनल एवरेज से एवब हैं। बस एक वाले में हम कौन से जो है नेशनल एवरेज से बिलो यानी कि कम है, वो कौन से वाले में है? फंक्शनल डिवोल्यूशन में है। ठीक है। ये फ्रेमवर्क, फंक्शनल डिवोल्यूशन हम ना पॉलिटी में करेंगे। ठीक है। पॉलिटी की जब हम सीरीज करेंगे, और आई एम अगेन अज्यूमिंग कि आपने बेसिक्स कंप्लीट किए हैं, दैट्स व्हाई आई एम एम्फेसाइजिंग कि ये इतने की डिमेंशंस वगैरह आप जानते होंगे कि इनके बारे में क्या जानते हैं। जैसे फंक्शनरीज है, अब फंक्शनरीज क्या होते हैं? जैसे ऑफिशियल्स है ना, वो पंचायत में जैसे एडमिनिस्ट्रेशन में जो वर्क कर रहे हैं ऑफिशियल्स, उनके लिए फंक्शनरीज यूज होता है। सो ये चीज़ें सब बेसिक्स हम क्या करेंगे? कंप्लीट करेंगे पॉलिटी के सीरीज में। ठीक है। अभी के लिए आप सिर्फ जिसने बेसिक्स कर लिए हैं वो इनको मेंस में लिखने की कोशिश कीजिएगा। कैपेसिटी बिल्डिंग में उत्तराखंड 16th पर है, हमारा नेशनल एवरेज से ज़्यादा है। अगेन अकाउंटेबिलिटी, ये डिमेंशंस आप जब PRIs के बारे में यानी कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के बारे में लिखे ना, तो इन्हें पक्का अपने आंसर्स में डालिएगा। ऐसे आपको बहुत अच्छे पॉइंट्स मिलेंगे, मतलब नंबर मिलेंगे। दूसरा इम्पॉर्टेंट जो पंचायत हैं, पंचायत से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स हैं और जो अमेंडमेंट्स हैं वो देखिए। पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस कब आए थे? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कौन से? 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कब आया था? ये 1993 में इम्प्लीमेंट हुआ था, आपको याद रखना है। और ये UKPSC और UKSSC दोनों में पूछा गया है। पार्ट 9 इसने ऐड किया था, किसने? जो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है उसने पार्ट 9 ऐड किया था, किसमें? कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 9 ऐड किया था, और इसमें लगभग तब 16 आर्टिकल हैं। ठीक है, ये याद रखना है। और फिर है रिपोर्ट के जो 4 डिमेंशंस हैं 2012 में ऐड किए गए थे। मेंस का पॉइंट है ये। मेंस के लिए आप 4Fs ज़रूर लिखें। जब आप मेंस का आंसर लिखेंगे ना, तो पंचायती राज में कौन से 4F है? फ्रेमवर्क, फंक्शंस, फिनेंसेस और फंक्शनरीज। जब भी आप पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस का कोई एनालिसिस वाला आंसर लिखें ना, तो इस वाले इन 4Fs के बारे में ज़रूर वहाँ पर आप डिस्कस करें, यानी कि चर्चा करें उसके बारे में कि उनमें क्या क्या, ये सभी पॉइंट्स जो मैंने दिए ना, ये यहाँ पर करने हैं। अब इसकी रिपोर्ट की हाईलाइट, जो डिवोल्यूशन रिपोर्ट है उसकी हाईलाइट्स देखते हैं। डिवोल्यूशन हैज़ इंक्रीज्ड, जो 2013-14 से 2021-22 तक कितना इम्प्रूवमेंट हुआ है? 39% से हम अभी लगभग 10 जो है परसेंट बढ़ गए, यानी कि 49.9% हम
चले गए हैं, ठीक है। सो इम्प्रूव हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है, डिवोल्यूशन, यानी कि जितना फिनेंस डिवोल्यूट किया जा रहा है नीचे, यानी कि पहुंचाया जा रहा है पंचायत तक स्टेट के द्वारा, वो बढ़ा है। गिव मी 1 सेकेंड। सो दिस इज सेकेंड पॉइंट, जिसमें कैपेसिटी एनहेंसमेंट जो कंपोनेंट है ना, वो सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हुआ है। देखिए, इंक्रीज्ड सब्सटेंशियली, यानी कि बहुत इंक्रीज हुआ है इसमें। जब सब्सटेंशियल या सिग्निफिकेंट हो तो आप समझिए कि इसमें काफ़ी, जैसे 20-25% इतना एवब हुआ होगा। सो यहाँ पर जो है आपको देखने को मिलेगा 10% से ज़्यादा इसमें इंक्रीज हुआ है, ठीक है। सो राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान, इन्होंने क्या कहा था कि क्योंकि हमने, आप जब मेंस में लिखेंगे ना तो ऐसा लिखना, ड्यू टू सम इम्पॉर्टेंट इनिशिएटिव्स ऑफ गवर्नमेंट, कौन कौन से, जैसे राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान, उसकी वजह से वो लॉन्च हुआ था कब, 2018। ये अगेन पूछा जा सकता है क्योंकि रिपोर्ट में मेंशन था। सो अगर पर्टिकुलरली एग्जामिनर उस रिपोर्ट को देख के बनाएंगे तो ये क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि रिपोर्ट में ये मेंशन था कि हमने ये अभियान चलाया 2018 से, तो उसकी वजह से जो कैपेसिटी बिल्डिंग है, कैपेसिटी बिल्डिंग मीन्स ऑफिसर्स की, और जो काम करते हैं पंचायत लेवल पर, उन सबकी कैपेसिटी एनहेंसमेंट हुई है। किसके चलते, इस स्कीम के, इस अभियान के चलते। सो ये अभियान की डेट याद रखनी है आपको, ये कब, अप्रैल 2018 में लॉन्च हुआ था। सो यहाँ पे 10% का इंक्रीज आ गया है। मेंस के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फंक्शनरीज जो है, कंपोनेंट हैज इंक्रीज्ड। अगेन फंक्शनरीज वाला जो कंपोनेंट है, यानी कि ऑफिशियल्स, यहाँ पे कैपेसिटी बिल्डिंग की बात हो रही है, लेकिन यहाँ पर क्या है आपका, उनके काम में कितनी तेजी है वो देखा जा सकता है। जैसे ऑफिशियल्स जो लोकल बॉडी के होते हैं उनकी बात हो रही है। कंपोनेंट में इसमें भी सब्सटेंशियल इंक्रीज आया है, कितना, इसमें भी 10% से ज़्यादा इंक्रीज आया हुआ है। अगर आप पर्टिकुलरली, आपको डेटा याद रहता है ना, अगर ये आप डेटा मेंस में डालेंगे ना तो बहुत बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, टैक्स अवॉइडेंस को लेकर एक न्यूज़ है। वो न्यूज़ ये है कि कुछ कंपनीज जो हैं वो डबल टैक्स अवॉइडेंस का फ़ायदा, अवॉइडेंस अग्रीमेंट जो इंडिया और दूसरी कंट्रीज़ के बीच में हुआ है ना, सो उसका फ़ायदा उठा रहे हैं। तो उसकी वजह से हमने क्या किया है, इस बजट में 2024 वाले, जो पिछला बजट आया था, उससे पहले तो इंतरिम बजट था, बट जब हमने देखा था कि दूसरा जो मेन बजट आया था, उसमें कहा गया कि हम जो डबल टैक्स अवॉइडेंस अग्रीमेंट, भले ही हमारी किसी कंट्री के साथ हो, लेकिन उन पर भी हम जो अवॉइड करते हैं टैक्स को, उन पर हम प्रिंसिपल पर्पस टैक्स लगाएंगे। आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि डबल टैक्स अवॉइडेंस जो है वो टैक्स अवॉइडेंस के लिए है, और इसके अंडर में ही एक प्रिंसिपल पर्पस टैक्स लगाया जाएगा। यानी कि ज़्यादातर टैक्स अवॉइडेंस और इवेजन को रोकने के लिए ये आया हुआ है, कौन सा, प्रिंसिपल पर्पस टैक्स। क्या होगा कि वहाँ पर अगर ये अवॉइडेंस और ये वाला ना देकर सिर्फ ये पूछ लिया जाएगा कि प्रिंसिपल पर्पस टैक्स किस लिए लगा रहे हैं, सो दे देंगे कि इट इज़ अ पार्ट ऑफ गुड्स जीएसटी, इट इज़ पार्ट ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स, इट इज़ पार्ट ऑफ डायरेक्ट टैक्स, ऐसे दे देंगे। और उसमें ये भी होगा कि इट इज़ फॉर प्रिवेंटिंग टैक्स अवॉइडेंस और इवेजन, ठीक है। तो ये आपका आंसर ठीक होगा। बस आपको ये कीवर्ड्स याद रखने हैं कुछ, कौन से, प्रिंसिपल पर्पस टैक्स, टैक्स इवेजन और अवॉइडेंस को रोकने के लिए। बेसिकली इसमें करेंगे क्या कि थोड़ा उनसे डॉक्यूमेंटेशन अच्छे से लेंगे, बिल शेयरिंग होगी, यानी कि बिल दिखाइए आपने कहाँ से क्या इंपोर्ट किया है, क्या वो किया है, एक्सपोर्ट किया है, क्या आपका एक ही ऑफिस बना हुआ है, एक ही कमरे का ऑफिस है, और जहाँ से आप एक जो है वो ऐसे ही काम कर रहे हैं, मतलब एक एम्प्लॉय है उसमें, और वो कंपनी अच्छे से दिखाई आपने बहुत बड़ी है लेकिन है नहीं, सो ऐसा कुछ चल रहा है। सो उस चीज़ को सब देखेंगे। नेक्स्ट वन इज पान कार्ड जो है वो 2.1, सॉरी 2.0 आया है पान कार्ड, यानी कि पैन कार्ड जो हम कहते हैं, परमानेंट अकाउंट नंबर, उसका 2.0 वर्जन है। इसमें क्या है, कुछ चीज़ें हैं, जैसे पहले फ्री रजिस्ट्रेशन नहीं होता था, अब होता है, ठीक है। ईमेल आईडी पर आपको फ्री में जो है आईडी
प्रोवाइड कर दी जाएगी, और जो प्रिंटेड कार्ड है लेकिन उसकी फ़ीस ज़रूर लगेगी, ठीक है, प्रिंटेड कार्ड की। और इसमें क्या है, नया QR कोड डाल दिया है बस। अगर आया पैन कार्ड के बारे में कुछ तो इससे ज़्यादा शायद ना आए। तो जैसे फ्री वाले वर्ड कभी आप न्यूज़ में किसी में भी देखें ना, फ्री और हाँ ये फ्री, तो ऐसे स्टेटमेंट्स और जब गवर्नमेंट के कुछ रिफॉर्म्स आते हैं इस तरीके के, तो उन पर आप ध्यान दीजिए क्योंकि वो पूछे जा सकते हैं। यूनियन जो बजट है 2025-26 का, उसका जो टैक्स टू GDP है वो 12% है, ये आपको याद रखना है। और ये जो है पिछले 5 सालों में जो है जिगजैग मैनर में ऐसे चल रहा है, कोई मतलब स्टडीली इंक्रीज नहीं हुआ है या डिक्रीज नहीं हुआ है, ठीक है, कभी बढ़ रहा है कभी घट रहा है, इस तरीके से टैक्स टू GDP जो है 12% है, ये याद रखना है। फिर पे कमीशन की बात आ रही है। अभी अभी न्यूज़ में ये आ रहा है कि पे कमीशन जो है 8th पे कमीशन बनाया जाएगा, जो कि अनाउंस किया है इसी बार के बजट में। और जो फर्स्ट पे कमीशन है उनके जो हेड थे वो कौन है, वरदाचार्य। सो वरदाचार्य जो है, ये SSC का क्वेश्चन है, फर्स्ट पे कमीशन किसके अंडर में आया था, और ये 1946 में भी यही थे और 47 में भी यही उसके चेयरपर्सन थे। और 7th जो था, जो लास्ट अभी लेटेस्ट चल रहा है जिसके रिकमेंडेशंस, वो AK माथुर हैं, उसके चेयरपर्सन हेड कौन थे, AK माथुर। 2016 तक, 14 से 16 तक इसको फॉर्म किया गया था। अभी क्या चल रहा है हमारे पास, 8 था, बस आने वाला है, उसका अभी अनाउंस नहीं किया गया है कौन हेड होंगे। और यहाँ पर आपको याद रखना है कि बजट के 2 पार्ट होते हैं, एक होता है रेवेन्यू पार्ट और एक होता है कैपिटल पार्ट, ठीक है। सो बजट जैसे है उसका रेवेन्यू और कैपिटल पार्ट, एक रेवेन्यू होता है एक कैपिटल। सो कैपिटल में भी कुछ एक्सपेंडिचर्स होते हैं और कुछ क्या होते हैं, रिसीट होती है। इस रेवेन्यू पार्ट में भी कुछ एक्सपेंडिचर होते हैं और कुछ रिसीट होती है। जो एक्सपेंडिचर है ना, ये वाला रेवेन्यू, बजट का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो है उसके अंदर सैलरीज आती हैं, यानी कि आपको क्या करना है, ये सब खर्च करने हैं किसमें, रेवेन्यू पार्ट में, जो कि आप 1 साल के अंदर अंदर में ज़्यादातर खर्च करते हो। कैपिटल जो है वो लॉन्ग टर्म जो है उनकी बात होती है, एसेट्स की बात होती है, या फिर डेवलपमेंट हो रहा है या फिर आप एसेट्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो वो कैपिटल पार्ट में आएगा। लेकिन सैलरी कौन से उसमें है, रेवेन्यू कीवर्ड आप याद रखिए, ठीक है। नेक्स्ट वन इज, जो डेफिनेशन ऑफ फिजिकल डेफिसिट है वो आपको ध्यान में रखनी है। ये है डिफरेंस बिटवीन व्हाट गवर्नमेंट के टोटल एक्सपेंडिचर और टोटल रिसीट। एक तो इनका डिफरेंस है, जब इनका डिफरेंस हम निकाल लेंगे और उसमें से हम बोरोविंग्स को माइनस कर देंगे, यानी कि एक्सक्लूड कर देंगे, तब वो डेफिनेशन किसकी बनेगी, फिजिकल डेफिसिट। आपको याद रखना है, फिजिकल डेफिसिट में हम निकालते तो हैं एक्सपेंडिचर में से रिसीट माइनस करेंगे, यानी कि रिसीट आपकी कम होगी तभी आप एक्सपेंडिचर से माइनस कर रहे हैं और तभी वो डेफिसिट भी कहलाएगा, ठीक है। अगर रिसीट आपकी ज़्यादा है तो वो सरप्लस हो जाएगा फिर, ठीक है। तो जो डिफरेंस है इन दोनों का, उसमें से हम बोरोविंग्स को एक्सक्लूड करेंगे। सो आपको याद रखना है फिजिकल डेफिसिट। और ये इस तरीके के क्वेश्चन ना UKPSC PCS में आते हैं कि GVA बताइए और ग्रॉस यानी ग्रॉस नेशनल इनकम बताइए, इन सब के डेफिनेशन आते हैं उसमें, तो इन पर खास आपको ध्यान देना है। फिजिकल डेफिसिट जो है, अगेन आपने बेसिक्स करने हैं, इकोनॉमी का जो स्टैटिक पार्ट है वो आपको करना है, ठीक है। फिर उसके बाद आपको ये बेटर समझ में आएगा। एस्टिमेट्स जो कहा गया है इस बार, जो यूनियन बजट है उसका तो हमने देखा था, उत्तराखंड का बजट हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है वीडियो में। और जो यूनियन बजट है यानी कि यूनियन फिजिकल डेफिसिट है वो कितना है, लगभग लगभग आप कहेंगे 14.82%, यानी कि 14.82% नहीं, सॉरी, लाख करोड़ में है ये, ठीक है। सो 14.82 लाख करोड़ में है ये, और ये है 4.4% ऑफ GDP। एटलीस्ट आप में नंबर याद नहीं भी रखते हैं कोई बात नहीं, बट इसे याद रखें कि GDP का फिजिकल डेफिसिट कितना परसेंट है, 4.4% हमारा पड़ रहा है। और लमसम आप इसको 15 लाख करोड़ याद रख लीजिए, 15 लाख करोड़, ठीक है। नेक्स्ट इज नोट, आपको याद रखना है, जो कि
PYQ में पूछा गया था कि FRBM यानी कि फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट जो यूनियन पे आया था, यूनियन लेवल पे, वो 2003 में आया था। और उत्तराखंड का PCS का क्वेश्चन है कि उत्तराखंड का एक्ट कितने का है, सो 2005 का है। ये आपको याद रखना है, यही वाला। उत्तराखंड में कब इम्प्लीमेंट हुआ था, लाया गया था 2005 में। नेक्स्ट इज हाईएस्ट अलोकेशन टू मिनिस्ट्री। अब सबसे ज़्यादा जो यूनियन मिनिस्ट्री है जिसको सबसे ज़्यादा बजट अलोकेट किया गया है वो है डिफेंस मिनिस्ट्री, 4.91 लाख करोड़। रूरल डेवलपमेंट उसके बाद दूसरे नंबर पे है, होम अफेयर्स, और फिर है हेल्थ, यहाँ साइंटिफिक डिपार्टमेंट्स। सो आपको ये देखना है, जब आप कभी साइंटिफिक या टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो ये मेंस के लिए पॉइंट है। अगर आप बजट को मेंशन करते हैं तो यहाँ पर आप कहिए कि we have to increase this allocation for scientific research and development। जहाँ पर हम इनोवेशन की बात करते हैं, इनोवेशन कम क्यों हो रहा है, या फिर हमारी जो पेटेंट्स है वो पास क्यों नहीं होते। सो इस तरीके के क्वेश्चन में आप ये ज़रूर डालिए कि अलोकेशन हमारा कम हो रहा है, या फिर हमको इतना तो चाहिए करके, कितना परसेंटेज चाहिए इस GDP का, वो सब आप उसमें लिख सकते हैं। मेंस में अच्छे मार्क्स मिलेंगे। फोर्थ जो न्यूज़ है वो है कि RBI ने रिफॉर्म लिया है FDI और FPI को लेकर। FPI क्या होता है? FPI होता है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर, और FDI होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। यानी कि जब आप क्या करते हैं, किसी कंपनी के 10% से ज़्यादा उसमें इन्वेस्ट करते हैं शेयर्स में, तो वो FDI हो जाता है। अगर आप 10% से कम कर रहे हैं सो आपका पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट होगा, यानी कि आप यहाँ पर शॉर्ट टर्म के लिए कर रहे हैं। आपका मेन एम जो है वो कंपनी का मैनेजमेंट अपने हाथ में लेना नहीं है और डायरेक्टर्स में बैठना नहीं है। जब आप FDI करते हैं तब आपका मकसद होता है कि आप कंपनी के जो रेगुलर जो डेली अफेयर्स हैं और उसके डिसीजंस में आपको पार्टिसिपेट करना है, उसमें इनोवेशन लाने हैं, टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करना है। सो ये FDI होता है, ठीक है। नेक्स्ट जो FDI है और FPI, अभी जो बजट में बोला गया है कि आप पहले जो है वो ये अलाउड नहीं था कि आप FDI और FPI एक ही पर्सन जो है वो इन दोनों में इन्वेस्ट नहीं कर सकता साथ में, ठीक है। सो अभी साइमल्टेनियसली यानी कि दोनों में कर सकते हैं, ठीक है। बस इतना याद रखना है, साइमल्टेनियसली अगर आपके कीवर्ड में वहां पर कहीं दिखा ना, या टुगेदर करके कीवर्ड आया कि इसमें और इसमें साथ में कर सकते हैं, तो यस कर देना आप उसे। नेक्स्ट वन इज जो FDI है एज पर दिस, आपको याद रखना है हमारा जो शेयर है ना डिजिटल FDI में ज़्यादा है, किससे? फिजिकल FDI से ज़्यादा है, किसमें? डिजिटल FDI में। यानी कि ये वाला शेयर हमारा ज़्यादा आ रहा है, यानी कि पैसा आ रहा है, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आ रहा है। और फिजिकल गुड्स जैसे कि आप ले लीजिए, कोई भी कंपनी है जो फिजिकल गुड्स बनाती है, जैसे राशन बनाती है, कार बनाती है, मोबाइल फोन्स बनाती है, उसमें कम आ रहा है, बल्कि डिजिटल लेवल पर ज़्यादा आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, इंडिया में जो नेट फ्लो है FDI का, वो ये देखा गया है कि वो डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। ये ट्रेंड आपको याद रखना है। कौन सा? नेट FDI फ्लो डिक्रीज कर रहा है। नेट FDI फ्लो क्या होता है कि कुछ लोग इंडिया में इन्वेस्ट कर रहे हैं, प्लस हम भी बाहर इन्वेस्ट कर रहे होंगे कहीं। सो ये देखा गया है कि जो नेट FDI फ्लो है वो क्या कर रहा है? डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। निकाल के माइनस कर देते हैं उसमें से कि कितना जा रहा है और कितना आ रहा है। इंडियाज जो RBI फॉरेक्स रिजर्व है वो लगभग कितना है? 635 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया है। और जो फॉरेन करेंसी एसेट्स है ना सबसे ज़्यादा है इसमें, याद रखना है। जो RBI का फॉरेक्स रिजर्व है हमारा, उसमें फॉरेन करेंसी एसेट्स के तौर पर सबसे ज़्यादा चीज़ें रखी गई हैं। दूसरे नंबर पर इस रिजर्व में गोल्ड रखा गया है, ये वो आपको याद रखना है। फिर SDR, फिर SDR क्या होता है? स्पेशल ड्राइंग राइट्स, याद रख लीजिए। SDR स्पेशल ड्राइंग राइट्स, ये बेसिकली एक करेंसी का शेयर है या कोटा ले लीजिए इसको, वो है रखा कहाँ? IMF में। अगेन
इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो है वो ब्रेटन वुड्स कन्वेंशन एक हुआ था, उसके थ्रू ये निकला है। कौन सा? IMF, यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। और इसके जो चेयरपर्सन हैं वो भी पूछे जाते हैं बार बार। सो ये जो SDR और रिजर्व ट्रांसपोजिशन है ना, RTP, ये दोनों IMF से रिलेटेड है। ये आपको बस याद रखना है। कभी ज़्यादा से ज़्यादा आपके एग्जाम्स में क्या पूछेंगे, इनकी फुल फॉर्म पूछेंगे। कौन सा? कि IMF से रिलेटेड या जो स्पेशल ड्राइंग राइट्स हैं एंड रिजर्व ट्रांसपोजिशन है वो कौन से इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड है। वहाँ पर एक WTO तो ज़रूर आएगा ऑप्शन में, और एक आएगा IMF, एक आएगा वर्ल्ड बैंक। सो ऐसे आपको याद रखना है कि ये IMF से रिलेटेड है। कौन से? स्पेशल SDR एंड RTP, रिजर्व ट्रांसपोजिशन। बेसिकली ये कौन सी मैकेनिज्म्स हैं? ये IMF की जो है जिनके थ्रू ये वर्क करता है, यानी कि लोन वगैरह प्रोवाइड कराता है मेंबर कंट्रीज को। ठीक है, और ये आपकी वहाँ पर रखा हुआ कुछ कोटा है, जिसके जितना आपका शेयर होगा उस हिसाब से आपकी करेंसी की वैल्यू इसमें उतनी ज़्यादा बढ़ेगी। ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं आएगा, डोंट वरी। बाकी इंडेक्स जो है 2025 की, वो इम्पोर्टेंट इंडेक्स जिनमें इंडिया टॉप 10 में रहा है ना, वो सारे इंडेक्स हम आज कंप्लीट कर लेंगे। फिर इसके अलावा जितनी इंडेक्स बचेंगे वो मैं अलग से आपको करवा दूंगी। इंडेक्स की जो रैंक है वो क्या है? GDP में हमारी जो रैंक है वो 5th GDP है, यानी कि पूरे वर्ल्ड में हमारी जो इकोनॉमी है, हमारी GDP की रैंक कितनी है? 5th है। हमारी जो इकोनॉमी है वो कितनी रही है? $4.27 ट्रिलियन है। ठीक है, कितनी? अभी 5 ट्रिलियन हुई नहीं है जो कि हमारा एम है, लेकिन कितनी है? 4.27 ट्रिलियन, और ये डॉलर में है। ठीक है, नेक्स्ट, सबसे ज़्यादा GDP में सबसे आगे कौन है? US, और 5th पे हम हैं। और एक है MSCI, आपको याद रखना है, इमर्जिंग मार्केट से रिलेटेड। ये कीवर्ड है आपका, इमर्जिंग मार्केट। इमर्जिंग मार्केट मीन्स जो अभी उभर रहे हैं, ऐसे मार्केट्स डेवलपिंग कंट्रीज में आपको देखने को मिलेंगे। इमर्जिंग मार्केट में हमारी रैंक फर्स्ट आई है। ठीक है, इसका हमारा इमर्जिंग मार्केट में कितना शेयर है? 22% शेयर है, आपको याद रखना है। ये भी पूछा जा सकता है, और कितना शेयर है ये भी पूछा जा सकता है, क्योंकि फर्स्ट रैंक आई है ना इंडिया की। ठीक है, नेक्स्ट इज ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग। इसमें भी 5th है। टॉप 5 में हम इन तीनों में हैं। टॉप फर्स्ट तो इमर्जिंग मार्केट में है, और यानी कि टॉप पर ही हैं हम इसमें, और बाकी दोनों में, मैन्युफैक्चरिंग में, GDP में हम 5th आए हैं। और एक चीज़ आपको कभी भी चाइना से कहीं पे कंपैरिजन मिले ना, तो चाइना को भी लिख लीजिए, क्योंकि जब आप इंटरनेशनल पॉलिसीज लिखेंगे ना मेंस में, इंटरनेशनल रिलेशंस वाले आंसर्स में, पॉलिटी का जो सेकंड पेपर या थर्ड पेपर होगा, उसमें आपको बहुत काम आएगा। हमें कंपेयर करना है अब चाइना से, कि चाइना कितना आगे निकल गया इन चीज़ों में, और हमें उससे compete करने के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होंगी। तो आपको ये बताना है, जब हमें कुछ एनालिसिस देनी होती है या फिर कुछ क्रिटिकली एनालाइज करना होता है, तो वहाँ पे बताइए कि चाइना फर्स्ट है मैन्युफैक्चरिंग में, जबकि हमारी मैन्युफैक्चरिंग अभी 5th नंबर पे है, तो वी आर लैकिंग समवेयर। सो ये आपको याद रखना है कि यानी कि हमें थोड़ा मेक इन इंडिया को और बढ़ाना चाहिए। और मेक इन इंडिया में अभी इतनी ही प्रोग्रेस हुई है इतने सालों में। ये डेटा आपको न्यूज़पेपर से मिलेगा, आप उसको पर डे के हिसाब से जमा कीजिए, धीरे धीरे डेटा आपको मिलते रहेगा। नेक्स्ट, एक चीज़ बताती हूँ, अगर आप मेंस के लिए कर रहे हैं ना, सो एक है योजना मैगजीन, योजना मैगजीन, इसमें भी अच्छे मेंस के डेटा आपको मिल जाएंगे। लेकिन मुझे लगता है कि योजना में भी कई बार मेंस का जो डेटा है वो आपको चेक करना पड़ता है कि वो सही है या नहीं है। सो मैं इतना बिलीव नहीं करती हूँ जो डेटा दिया हुआ है, बट हाँ, आप PIB पर पूरा भरोसा कर सकते हैं। PIB जो न्यूज़ देती है ना, ब्रॉडकास्टिंग एजेंसी है, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्ट। सो आपको इसके जो डेटा है बेसिकली उस पर आप रिलाई कर सकते हैं, जो भी आएगा।
मेंस के लिए। नेक्स्ट इज जो इंडिया की रैंक है फर्स्ट किस में आई हुई है, सबका मैंने लिख दिया है जितने में फर्स्ट आई हुई है ना। एक तो इमर्जिंग मार्केट में हम फर्स्ट हैं, और हमारा जो IIM अहमदाबाद है वो फर्स्ट रैंक में आया है किसमें, इंडियन इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग में, याद रखना है इसे। वर्ल्ड का जो क्रिकेट वर्ल्ड रैंकिंग है ना, क्रिकेट में हम फर्स्ट हैं मैंस ODI में। और जो ICT है यानी कि इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी और सर्विसेज एक्सपोर्ट में हम फर्स्ट आए हैं। याद रखना है कि इसमें आप कंफ्यूज मत करना, एक सर्विसेज आगे भी है उसमें और इसमें, कि जो ICT है ना उसकी सर्विसेज में हम फर्स्ट आए हैं, और सर्विसेज में हम दूसरे या आगे जो रैंक है ना उसमें मैंने लिखी है। सो ICT की सर्विसेज के एक्सपोर्ट में हम सबसे आगे हैं, ये आपको याद रखना है, ये पूछा जाता है। और सेकंड इज जो ग्लोबल एयरपोर्ट प्रोग्राम है वो UKSSC में पूछा जाता है, ये परफॉर्मेंस बार बार। हैदराबाद सेकंड नंबर पे है, और जो ब्रांड गार्डियनशिप इंडेक्स है ना उसमें सेकंड नंबर पर है इंडिया के मुकेश अंबानी जी, ठीक है। सो आपको याद रखना है सेकंड नंबर पे कौन है। और सेकंड पर बेसिकली आपको दो ही चीज़ याद रखनी है, कि एक एयरपोर्ट को लेकर है और एक गार्जियनशिप को लेकर है, ब्रांड गार्जियनशिप, ठीक है। नेक्स्ट इज थर्ड नंबर पे जो है, थर्ड रैंक किस में आई है, एयर पावर में थर्ड रैंक पे है, डिफेंस बजट में हम थर्ड हैं। अगेन ये क्वेश्चन पूछा गया है PYQ, ये SSC में है या फिर किसी एग्जाम में पूछा गया है अभी रिसेंटली। सो थर्ड नंबर पे डिफेंस बजट है हमारा। कार्बन एमिशन अगेन ये पूछी जाती है रैंकिंग, इसमें हम थर्ड हैं। रेलवे नेटवर्क लेंथ में भी हम थर्ड हैं। और जो ग्लोबल डेरिवेटिव मार्केट्स है अगेन नॉट इम्पॉर्टेंट इतना, लेकिन क्योंकि थर्ड है ना, टॉप 10 तक एटलीस्ट आप याद रख सकते हैं, थोड़ा बहुत आपको कहीं ना कहीं मतलब ऐसे समझ में आ जाता है कि मैंने कहीं तो पढ़ा था। सो फिर भी ये आपको ऐसे ही याद रहेगा कि मैंने फर्स्ट से थर्ड वाले में कहीं पे पढ़ा था, ग्लोबल डेरिवेटिव, आधा तो आपका एलिमिनेट हो जाएगा फिर। एयरपोर्ट परफॉर्मेंस में थर्ड में, एक तो सेकंड में कौन है, हैदराबाद है, और थर्ड में कौन है, वो है बेंगलुरु, ठीक है। नेक्स्ट फोर्थ रैंक हमारी एंटरप्रेन्योरशिप मॉनिटर में आई है, फोर्थ रैंक। ग्लोबल फायर पावर, ये बहुत न्यूज़ में था, ग्लोबल फायर पावर है हम करके। सो ये फोर्थ रैंक में है हम, ग्लोबल फायर पावर। पहले पे कौन है, US है आई थिंक पहले पर, ठीक है। साइंस एंड टेक क्लस्टर रैंकिंग, क्लस्टर रैंकिंग जो है साइंस एंड टेक की वो कितनी है, फोर्थ है हमारी। सो इनको आप मेंस में कोट कीजिए, हमारा फोर्थ रैंक है। फिफ्थ जो है GDP नॉमिनल और मैन्युफैक्चरिंग, ये दो तो आपको याद ही रखने हैं, इसमें हम फिफ्थ रैंक में आए हैं। कौन सा, GDP, वो भी नॉमिनल रेट्स पे, ठीक है। GDP नॉमिनल जो GDP है उसमें फिफ्थ आए हुए हैं, रियल GDP की बात नहीं कर रही हूँ मैं, नॉमिनल। और जो मैन्युफैक्चरिंग है उसमें भी फिफ्थ आए हुए हैं। क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर, रिसर्च आउटपुट, स्टॉक मार्केट कैपिटलाइजेशन, एयर क्वालिटी में ये अच्छी बात नहीं है, इसको देखते हैं कौन सी है। इन सब में हम बेसिकली फिफ्थ है, लेकिन जो फिफ्थ रैंक है वो एयर क्वालिटी में आई है, वो मोस्ट पोल्यूटेड में आई है, यानी कि हमारी जो कंट्री है मोस्ट पोल्यूटेड में फिफ्थ रैंक पे आई है, विच इज इम्पैक्टफुल, मतलब इम्पैक्ट के बेसिस पे है, यानी कि फिफ्थ जो है वो रिस्क में है इतनी, ठीक है। ये जो कि ठीक नहीं है, मतलब ये अच्छी चीज नहीं है। नेक्स्ट इज जो सिक्स्थ है उसमें ऑल कंट्री वर्ल्ड इंडेक्स में हम सिक्स पे आए हुए हैं। अगेन ये क्वेश्चन पूछा गया है पहले PYQs। ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2025 का है, जो रिस्क है हम उसमें कितने नंबर पे, सिक्स नंबर पे सबसे ज़्यादा हमको रिस्क बनता है, यानी कि हमसे पहले पाँच और हैं। ये डेटा इस 93 से 2022 के बीच का है। और ये भी पूछा जा सकता है कि इस इंडेक्स को कौन निकालता है, इसको निकालता है
जर्मन वॉच नाम का एक नॉट फॉर प्रॉफिट या एनजीओ है, वो आपको याद रखना है। वो है क्लाइमेट रिस्क को लेकर इंडेक्स निकालता है, ठीक है। स्पेस कॉम्पिटिटिवनेस अगेन इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि स्पेस को लेकर बहुत सारे डेवलपमेंट चल रहे हैं। सो सिक्स्थ है स्पेस कॉम्पिटिटिवनेस। मेंस में कोट कीजिए इसे, हम सिक्स्थ नंबर पर हैं जब पॉजिटिव्स आपको किसी चीज़ के देने हैं। सेवेंथ इंटेंजिबल एसिड इंटेंसिटी सर्विसेज एक्सपोर्ट, ये यूपीएससी का क्वेश्चन है कि सर्विसेज एक्सपोर्ट में तो हम सेवेंथ हैं, लेकिन एक चीज़ और याद रखनी है आपको, ये जो मैं यहाँ पर कह रही थी कि जो आईसीटी है ना, आईसीटी की सर्विसेज, सिर्फ आईसीटी की सर्विसेज एक्सपोर्ट में हम फर्स्ट हैं, और बाकी जो सर्विसेज एक्सपोर्ट है उसमें कौन सी रैंक में आए हैं, वो सेवेंथ रैंक है। ये जो है यूपीएससी में 2022 या 2023 के अराउंड पूछा गया है क्वेश्चन। सो न्यूक्लियर वेपन कैपेबिलिटी अगेन मीन्स का पॉइंट है, सेवेंथ रैंक पे हम वेपन में, न्यूक्लियर वेपन में, और रशिया सबसे फर्स्ट है, यानी कि यूएस नहीं है, ठीक है। सो एलिमिनेशन के लिए याद रखिए यूएस भी नहीं है और चाइना भी नहीं है, कौन है, रशिया है। सोशल मीडिया पेनिट्रेशन रेट जो है वो सेवेंथ नंबर पे है, और ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में भी, जिसमें कि हाई इम्पैक्ट वाली इंडेक्स है ये, सेवेंथ, विच इज़ नॉट अगेन गुड थिंग, ठीक है। टेररिज्म इंडेक्स का जो हाई इम्पैक्ट है टेररिज्म का, वो सेवेंथ नंबर पे इंडिया पे दिखा है। और टेररिज्म का सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट कहाँ पे दिखा हुआ है, अफगानिस्तान में, ठीक है। नेक्स्ट इज एट्थ नंबर पे हम कहाँ हैं, क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2024 की है ये यूकेपीएससी का ही पीवाईक्यू है, ठीक है। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में एट्थ नंबर पे हम हैं, जबकि इसमें आपको याद रखना है जो सबसे टॉप पे है वो भी फोर्थ नंबर पे है, कौन सी, डेनमार्क, यानी कि कोई भी कंट्री इसमें क्या है, पहले नंबर पर है ही नहीं, यानी कि सबसे ज़्यादा जो क्लाइमेट परफॉर्मेंस अच्छा कर रहा है वो डेनमार्क कर रहा है, लेकिन वो भी टॉप थर्ड में नहीं है, यानी कि बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कोई भी नहीं कर रहा है अभी फ़िलहाल वर्ल्ड में। तो इसलिए ये समथिंग इम्पॉर्टेंट और यूनिक है, तो पूछा जा सकता है, ये ऐसा बना सकते हैं कि फर्स्ट रैंक ऑफ डेनमार्क ऐसे दे सकते हैं, डेनमार्क है आपको पता है टॉप पे है, लेकिन फर्स्ट रैंक इन क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस में दे देंगे तो वो गलत हो जाएगा स्टेटमेंट, क्योंकि फर्स्ट रैंक किसी की भी नहीं है, डेनमार्क खुद फोर्थ पे है, हम कौन से पे हैं, एट्थ पे हैं, फिर नाइन्थ पे ऐसी कोई रैंक नहीं थी उसमें। टेंथ पे है साइबर सिक्योरिटी, अगेन जब कंप्यूटर या साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड क्वेश्चन है मेंस पे कोट कीजिए। 17th, जब आपको इंट्रोडक्शन नहीं आता है ना किसी का मेंस में लिखने का, डेफिनेटली आप उसमें अगर कोई पॉजिटिव टोन में कोई क्वेश्चन है ना, तो आप उसमें इंडेक्स जिसमें हमने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है आप उससे स्टार्ट कर सकते हैं। आप दो तीन चीज़ों से स्टार्ट कर सकते हैं, या तो आपको उसकी डेफिनेशन आती हो, ठीक है, नहीं आ पाती कभी, खुद से बना लीजिए सिंपल सी एक्सप्लेन करने के लिए फटाफट। दूसरा किसी इंडेक्स से या कोई इंपॉर्टेंट डेटा है उससे स्टार्ट कीजिए, या कोई अगर प्रॉब्लम है ना उसके इशू से स्टार्ट कीजिए कि वो जो प्रॉब्लम है वो कहाँ से ओरिजिनेट हुई है। सो मेंस में ये आपके काम आ जाएगा। नेक्स्ट साइबर सिक्योरिटी ये है। ट्वेल्थ में जो है टूरिज्म है, देखिए टूरिज्म कौन सा है, ट्वेल्थ नंबर पे है, यानी कि हम ट्वेल्थ नंबर पे हैं, फ्रांस सबसे आगे है। ये टूरिज्म इंडेक्स में पूछी गई है यूके ट्रिपल एस सी या यूके पी एस सी के किसी एग्जाम में। एंड देन 25th नंबर पे हम कौन से में आए हैं, ओलंपिक मेडल टैली में आए हुए हैं, किसमें, 25th। ये आ सकता है क्योंकि लेटेस्ट ओलंपिक यही हुआ था, किसमें, 2024 में, कहाँ हुआ था ये भी पूछ सकते हैं, पेरिस में। और फर्स्ट जो मेडल टैली है उसमें फर्स्ट कौन है, यूएस है, और हम 25th नंबर पे आए थे। नेक्स्ट वन इज पद्म अवार्ड्स। जो पद्म अवार्ड्स हैं, अगेन मैंने शायद एक वीडियो में ये कह दिया था कि जो विनायक लोहनी है ना वो उत्तराखंड से हैं, सो सॉरी फॉर दैट, वो वेस्ट बंगाल से है, मैंने ये पीआईबी की वेबसाइट से अब ये करेक्ट कर लिया मैंने। सो आपको याद रखना है विनायक लोहनी फ्रॉम वेस्ट बंगाल, पीआईबी की वेबसाइट पे लिखा है। एंड
इनको सोशल वर्क के लिए मिला था। और ये वाला जो 2 है वो राधा बहन भट्ट सोशल वर्क के लिए, और श्री ह्यूज एंड कोलिन जेंडर जो हैं उनको पोस्टथ्यूमसली दिया गया है। ये डुओ है, बेसिकली 2 लोग हैं, उनको लिटरेचर और एजुकेशनल जर्नलिज्म के लिए दिया गया है। ठीक है, सो ये हमने ऑलरेडी कवर कर लिया था, तो उसे आप कर लीजिए कि उत्तराखंड से जो दोज 2 पर्सन्स, एक्चुअली 2 नहीं, ये 3 पर्सन्स हैं। कौन से? ये डुओ है और राधा बहन भट्ट हैं। ठीक है, सो ये उत्तराखंड से हैं, जबकि विनायक लोहनी ही हेल्स फ्रॉम वेस्ट बंगाल। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट इज टोटल पद्म विभूषण जो है 7 पद्म विभूषण दिए गए हैं, जबकि पद्मश्री जो है वो ज्यादा दिए गए। पद्म विभूषण हमने 7 दिए गए। एक याद रखने हैं आपको, जस्टिस जगदीश सिंह खेहर, और ये रिटायर्ड हैं। ये यूकेपीएससी में पूछा गया था कि ये जस्टिस रहे हुए हैं उत्तराखंड के या नहीं। सो आपको याद रखना है ये फॉर्मर सीजेआई यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है 44th नंबर के, लेकिन 7th चीफ जस्टिस है हाई कोर्ट ऑफ उत्तराखंड के। ये भी पीवाईक्यू पूछा गया था, और पब्लिक अफेयर्स से रिलेटेड इनको काम के लिए दिया गया है, एंड ही हेल्स फ्रॉम पंजाब। ठीक है, बाकी नाम यहाँ पर हैं, जैसे डी नागेश्वर रेड्डी, ये तेलंगाना के हैं, इनको मेडिकल फील्ड में। और अगर आप एक ये याद रख सके, कुमुदनी रजनीकांत लखिया, इनको कथक डांस, ये गुजरात की हैं, और इनको कथक डांस में जो है पद्म विभूषण मिला हुआ है। बस एक नज़र ज़रूर रख लीजिए सभी पर, क्योंकि 7 लोग हैं, पूछे जा सकते हैं या एलिमिनेट करने को आ सकता है कि किसे नहीं मिला है इस वर्ष। या तो आपको पिछले साल के याद होंगे तो उसमें से एलिमिनेट करने के लिए कुछ दिया जाएगा, यानी कि पिछले साल के पर्सन्स को ऑप्शंस में दे दिया जाएगा। अगर आपको वो याद है तब आप ये याद करने की ज़रूरत नहीं है, आपको 2 लोग याद रखने हैं। फिर अगर नहीं याद है पिछले साल वाले, तो ये एक एक नज़र आप देख लीजिए इनको कौन कौन है। वसुदेवन नायर हैं, और एक जापानीज भी हैं, वो है ओसामू सुजुकी। सो सुजुकी कॉरपोरेशन है, उससे रिलेटेड है। और शारदा सिन्हा, अगेन आपको 2 विमेन जो है ना वो याद रख लीजिए, एलिमिनेशन हो जाएगा आपका अगर आ गए ना। तो एक तो जस्टिस खेहर याद रखिए, दूसरा कुमुदनी जो कि कथक से रिलेटेड है, और एक शारदा सिन्हा सिंगर है बिहार से, और सुजुकी आपको याद ही रहेगा। तो बाकी आपको जो है वो इजी पड़ जाएगा, मतलब 7 लोगों को याद रखना। पीपीपी यानी कि परचेजिंग पावर पैरिटी, अगेन ये मैक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस है, माइक्रो नहीं मैक्रो है। ये बास्केट ऑफ गुड्स अप्रोच जो है उसे देखता है, यानी कि जैसे मान लीजिए कि आपको चाय पीनी है, और चाय जो है इंडिया में कितने रुपए की मिल रही है और बाहर देशों में कितने की मिल रही है, उस बेस पर जो है कि आप परचेज कितने रुपए में उस चाय को खरीद सकते हैं। तो जैसे हमारा जो यूएस का डॉलर है, $1 लगभग 85 के आसपास हमारा चली गया है, 85 के आसपास। तो लेकिन जो चाय है वो यूएस में हमारे लगभग 20 रुपए में मिल जाएगी, जो कि $1 में उनके मिलती है। सो ये क्या हो गया, परचेजिंग पावर के हिसाब से जो है हमारी इकोनॉमी उतनी ज़्यादा, हमारा मतलब हमारी करेंसी की वैल्यू उतनी ज़्यादा नहीं गिरी है। सो ये भी इसलिए आपको ध्यान रखना है, करेंसी से बेसिकली आप इसको कंपेयर मत कीजिए, क्योंकि आपको बास्केट ऑफ गुड्स के बेसिस पर आपको देखना है। ठीक है, करेंसी वाला आप अभी के लिए फिर इस आंसर में, या कीवर्ड करेंसी आप याद मत रखिए, यहाँ पर कीवर्ड है गुड्स। ठीक है, बास्केट ऑफ गुड्स यानी कि चाय वाला जो एग्जाम्पल मैंने आपको दिया। पीपीपी के बेसिस पर जो इकोनॉमी है, सबसे आगे कौन चल रहा है? चाइना। देखिए यूएस भी 2nd नंबर पर है, चाइना है, इनका क्या है $37 ट्रिलियन। आपको पता होगा चाइना एक्सपोर्ट में बहुत ज़्यादा है। ठीक है, और 3rd लार्जेस्ट, ये पूछ सकते हैं, ये यूपीएससी का क्वेश्चन है
कि इंडिया कौन से नंबर पे है। सो पीपीपी बेसिस पे यानी कि परचेजिंग पावर पैरिटी के बेसिस पे इंडिया है 3rd नंबर पे, और हमारी कितनी जो है डॉलर है 16.1 ट्रिलियन डॉलर हमारी इकोनॉमी है पीपीपी बेसिस पे। ठीक है, अगेन जीडीपी के बेसिस पे आपने देखा होगा 4.27 कुछ था ना ट्रिलियन डॉलर, लेकिन जो है गुड्स के बेसिस पर कितना जा रहा है 16.1 ट्रिलियन। अगेन आपका 4 गुना या 4 गुना के आसपास हो गया है ये। ठीक है, तो यानी कि इसमें हम अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं अगर हम इस बेसिस पे देखें तो। ये हाँ मैंने लिखा भी है कि लगभग ये है जीडीपी लगभग $1 हमारा 20 रुपए के बराबर चल रहा है वैसे, और वैसे देखिए तो कितना चल रहा है 85 के आसपास। ठीक है, एज पर आईएमएफ जो है, आईएमएफ के मुताबिक जो इंडिया का शेयर है इन ग्लोबल जीडीपी बाय पीपीपी वो कितना है 8.2% है, यानी कि मोर देन 5 आप एटलीस्ट याद रखिए, यानी कि 5% से अगर कोई कम आएगा तो एलिमिनेट करना है, 8% के आसपास है आईएमएफ के मुताबिक। और आईएमएफ का जो हेडक्वार्टर है वो पूछा गया था कहाँ है, यूके पीएससी में पूछा गया है, वो है वॉशिंगटन डीसी यानी कि यूएस में है ये। आईएमएफ से रिलेटेड ये चीज़ें पूछी गई हैं, जैसे यूपीएससी में पूछा गया है ना, इस बार पूछे जा सकते हैं ये स्पेशल ड्राइंग राइट और रिजर्व ट्रांसपोजिशन और गोल्ड ट्रांसपोजिशन, सो ये वाला आ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट इज वर्ल्ड ट्रेड स्टैटिस्टिकल रिव्यू 2023। सो स्टैटिस्टिक्स देखते हैं, जैसे WTO के द्वारा दिया जाता है, ट्रेड से रिलेटेड आया तो WTO आपको याद रखना है। इंडिया की जो रैंक है सर्विसेज एक्सपोर्ट में तो हम 7th नंबर पे हैं, जबकि आईसीटी सर्विसेज में क्या थे, हम फर्स्ट थे। ये आपको बार बार ऐसे ना याद रखना है, अपने माइंड को बार बार ट्रिगर करना है। आईसीटी वाले में हम फर्स्ट हैं, लेकिन ओवरऑल सर्विसेज में हम कितने हैं, एक्सपोर्ट में 7th है। 8th क्या है, हम एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट में 8th नंबर पे हैं। अगेन पूछा जा सकता है एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट में हमारी रैंक क्या है, 8th है। 18th ऐसे याद रखिए, 7 8 18, 7 8 18 यानी कि जो ट्रेड से रिलेटेड स्टैटिस्टिक्स हैं उनमें 7 8 18, 18वें नंबर पे कौन से हैं, मर्केंडाइज एक्सपोर्ट्स हैं, यानी कि जो गुड्स का एक्सपोर्ट है मेनली वो। यूपीएससी का क्वेश्चन है कि हमारे जो एक्सपोर्ट है ना, यूपीएससी ने पूछा था कि चाइना से ज़्यादा है, तो चाइना से ज़्यादा नहीं है, चाइना तो फर्स्ट नंबर पे चल रहा है। सो ऐसे कंपैरिजन पूछते हैं एग्जामिनर्स जो हैं, वो याद रखना, रैंक नहीं भी पूछेंगे तो ये पूछेंगे कि चाइना यूएस इनको दे देंगे, जबकि ये हमसे बहुत ज़्यादा आगे हैं। हम हैं 18th नंबर पे मर्केंडाइज एक्सपोर्ट्स में। अगेन हमने देखा था ना मैन्युफैक्चरिंग वाले एरिया में अभी हम कहीं लैग कर रहे हैं। सो मैन्युफैक्चरिंग अगर नहीं हो रही है, एक्सपोर्ट भी कम ही उस हिसाब से दिखेंगे। फिर भी जो हमारे पास है वो तो हम एक्सपोर्ट कर ही रहे हैं। नेशनल ई विधान एप्लीकेशन, अगेन ये बार बार न्यूज़ में है, इसको भी कर लीजिए, PIB का न्यूज़ है ये। इसमें है मिशन मेड प्रोजेक्ट, कीवर्ड्स याद रखने हैं आपको, अंडर डिजिटल इंडिया प्रोग्राम, कीवर्ड है ये, डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के बारे में ई विधान लिखा है। देखिए विधान है तो विधानसभा यानी कि जो स्टेट्स में होती हैं, याद रखना है। सो स्टेट लेजिस्लेचर से रिलेटेड है, तो क्या है इसका एम है, एंड टू एंड, ऐसे वर्ड्स जहाँ पे होंगे उन पर ध्यान देना, एंड टू एंड डिजिटलाइजेशन करेंगे, वो भी सभी यानी कि ऑल, ऐसा कुछ स्टेटमेंट आएगा, ऑल दी फंक्शंस ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर करेंगे। ठीक है, अभी पूरी तरीके से हुआ नहीं है। इवन ये न्यूज़ उत्तराखंड से भी रिलेटेड है, क्योंकि मैंने आपको बजट वाले उसमें बताया था या इकोनॉमिक्स सर्वे वाले वीडियो में बताया था कि हमने भी इसे इम्प्लीमेंट कर दिया है, कौन से ई विधान एप्लीकेशन को अपनी विधानसभा में। सो अगर एंड टू एंड आए और ऑल जैसा वर्ड आपको दिखे तो उसे टिक करना है, वहां पर ऐसा मत सोचना कि एक्सट्रीम हो जाएगा करके, सो ये एक्सट्रीम ही है। यूनियन बजट 2025 और 2026 में अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, मखाना
कीवर्ड है, आपको याद रखना है मखाना कहाँ उगाया जाता है, बिहार में। जो सबसे बेसिक क्वेश्चन बनेगा ना स्टेट को लेकर ही बनेगा इस बार, फिर धीरे धीरे डेवलप करेंगे वो एडवांस क्वेश्चंस, जैसे जो मैंने नीचे लिखे हैं। सो मखाना बोर्ड कहाँ बनाया गया है ये पूछेंगे, बिहार में बनाया गया और यूनियन बजट में ही बनाया गया इसको। मखाना यानी कि फॉक्सनट होता है, ये एक एक्वेटिक क्रॉप है, ज़्यादा से ज़्यादा ये पूछ सकते हैं। और फ्रेश वाटर है लेकिन स्टेगनेंट, जो यानी कि रुका हुआ पानी है ना उसमें जमा उसमें होता है। जब आप कभी बिहार गए हो या आपने कोई वीडियो भी देखी हो तो आपको पता होगा वहाँ पर मखाना उगाया जाता है। एक्वेटिक क्रॉप है, स्टेगनेंट बट फ्रेश वाटर बॉडीज में यानी कि पॉन्ड्स, लेक्स और वेटलैंड्स में इसको उगाया जाता है। और ये लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इसका कौन है, बिहार। अगेन लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन है, बिहार। और मखाना बोर्ड भी इसीलिए कहाँ बनाया गया, बिहार में बनाया गया। लगभग 80% ऑफ कंट्री जो है वो कंट्रीज जो प्रोडक्शन है मखाना का वो कौन करता है, बिहार स्टेट करता है। ये जो बेसिक क्वेश्चंस बनेंगे ना वो यही है, सबसे बेसिक्स तो यही है कौन से स्टेट से रिलेटेड है। फिर आपको पता होना चाहिए कि ये हाई इन प्रोटीन होता है, एंटीऑक्सीडेंट और ग्लूटेन फ्री होता है। ये ग्लूटेन फ्री यानी कि हेल्थ के लिए अच्छा होता है। फ्री फ्रॉम कोलेस्ट्रॉल, अगेन कोलेस्ट्रॉल भी नहीं है इसमें, ट्रांस फैट्स भी नहीं है, तो इसके बेनिफिट्स हैं कुछ। और प्रोटीन भी इसमें हाई है। दूसरा पीएम श्री स्कीम जो कि 2022 की है। पीएम श्री स्कीम इस बार की नहीं है बट न्यूज़ में है इसलिए मैंने लिखी है। पीएम किससे रिलेटेड है, ये स्कूल्स से रिलेटेड है, ऑफ राइजिंग इंडिया। स्कूल और श्री ऐसे याद रखिए, स्कूल्स से रिलेटेड है। और स्पॉन्सर्ड, सेंटर की स्पॉन्सर्ड स्कीम है, सेक्टर स्कीम नहीं है, ठीक है। अगर आएगा सेंटर सेक्टर यानी कि नहीं, ये स्पॉन्सर्ड है यानी कि कुछ रेवेन्यू जो फंड्स हैं वो क्या कहाँ से आएगा, 60 और 40 में बटेगा, ठीक है। और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से रिलेटेड है। एम क्या है, अपग्रेड करेंगे जो एग्जिस्टिंग स्कूल्स है ना। सो क्या आ जाएगा इसका एम, आपको कंफ्यूज करेंगे अगर तो कहेंगे कि न्यू स्कूल बनाएंगे। इसका एम है कि हम न्यू स्कूल बना रहे हैं। सो न्यू नहीं बना रहे, क्या कर रहे हैं, जो पहले से बने हुए स्कूल्स हैं उनको अपग्रेड कर देंगे इनटू मॉडल स्कूल्स, ठीक है। और लगभग लगभग आपके क्या है, ये 14,000 से ज़्यादा जो है पीएम श्री स्कूल्स ऐसे आइडेंटिफाई किए गए हैं जिनको बनाना है। और ये दोनों यानी कि रूरल और अर्बन, ये मैंने कहीं पे PYQ देखा था एसएससी में ही या कहीं, कि सिर्फ रूरल इलाके में इम्प्लीमेंट होगा, नहीं अर्बन इलाके में भी होगा। और जो नैप है उसका ईयर आपको याद रखना है, यानी कि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है ना वो उसका ईयर पूछा गया था, कब आई है, 2020 में आई है। और फिर इसका ये भी याद रखना है, स्ट्रक्चर फ्रेमवर्क क्या है इसका, पहले 5 साल पढ़ेंगे, फिर 3, फिर 3, फिर 4, ऐसे याद रखना है। यानी कि प्राइमरी लेवल, फाउंडेशन मतलब फाउंडेशन, फिर प्राइमरी, फिर जूनियर, फिर हाई स्कूल, फिर सेकेंडरी हाई स्कूल, ये इसलिए लिखा है और इसलिए आपको ये याद रखना है 5334। और जो उत्तराखंड है उसमें कब इम्प्लीमेंट हो गई थी इसकी डेट पूछी गई है अगेन। जो न्यू जो एजुकेशन पॉलिसी है उत्तराखंड में इम्प्लीमेंट हुई है 12 जुलाई 2022 को। 22 को हमने करी है, जबकि आई कब है ये, 2020 को। ऑल्सो लॉन्च्ड, जब क्या हुआ था, बाल वाटिका करके, जो क्लास जो है प्राइमरी क्लास है उससे भी पहले जो है बच्चे जहाँ पढ़ते हैं छोटे बच्चे, बाल वाटिका वो भी यहाँ पर किया गया है। क्योंकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में ये रिफॉर्म्स ले लिए गए थे ना, फाउंडेशनल लर्निंग वगैरह को लेकर। अगेन न्यू एजुकेशन पॉलिसी को हम डिटेल में पढ़ लेंगे जब हम जो बेसिक फाउंडेशनल कोर्स स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अभी हम रिविजन कर रहे हैं। और जो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी है उसका हेडक्वार्टर कहाँ है, पेरिस में है। और ये 1974 में बनाई गई थी, एनर्जी एजेंसी से रिलेटेड है। रिपोर्ट जो है वो द पाथ टू अ न्यू एरा फॉर न्यूक्लियर एनर्जी। सो न्यूक्लियर एनर्जी से याद रखना है। एनर्जी एजेंसी ने न्यूक्लियर एनर्जी को लेकर कोई रिपोर्ट निकाली है। इसमें जो रिपोर्ट में है डेटा 2023 तक का है। मेंस के लिए बहुत ज़रूरी है, आप मेंस में याद रखिए। और प्रीलिम्स के लिए भी आता है, क्योंकि ना मैंने ना इस तरीके के क्वेश्चन कहाँ देखे हैं, जो HPPSC है, हिमाचल प्रदेश PSC में
ये क्वेश्चन आया था पिछले बार, इसलिए मुझे लगा कि इम्पोर्टेंट हो सकता है। सो न्यूक्लियर एनर्जी को लेकर एनर्जी सिक्योरिटी कितनी है? 9% कंट्रीब्यूशन है टू द ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी में। एनर्जी सिक्योरिटी इतनी है किसकी? न्यूक्लियर एनर्जी का 9% कंट्रीब्यूशन है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में पूरे वर्ल्ड में। और जो न्यूक्लियर एनर्जी है ना, वो सेकेंड लार्जेस्ट सोर्स है किसका? लो एमिशन इलेक्ट्रिसिटी का। तो जो हाइड्रो पावर है वो न्यूक्लियर एनर्जी से भी ज़्यादा जो है परफॉर्म कर रही है, यानी कि सेकेंड लार्जेस्ट सोर्स है न्यूक्लियर एनर्जी, जबकि लो एमिशन इलेक्ट्रिसिटी के लिए हाइड्रो पावर सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है। और जो एडवांस इकोनॉमी है उनमें 17% इलेक्ट्रिसिटी जो है न्यूक्लियर एनर्जी से आती है, जबकि डेवलपिंग में सिर्फ 5% है। पीपल्स प्लान कैंपेन जो है वो जन योजना अभियान भी कहते हैं, ये कब लॉन्च हुआ था? 2 अक्टूबर 2018 को। अगेन इम्पॉर्टेंट है क्योंकि 2018 इम्पॉर्टेंट है और 2 अक्टूबर गांधी जयंती के दिन इसे लॉन्च किया गया था। मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज के थ्रू हुआ था। और याद रखना है सभी टीयर जो पंचायत के तीनों लेवल्स हैं, ग्राम सभा, फिर ब्लॉक लेवल, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल, उन सभी लेवल्स में जो है इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। एम है इसका कि जो पीपल पार्टिसिपेशन है उसको बढ़ाएंगे। क्या करने के लिए? जो पंचायत डेवलपमेंट प्लान्स हैं उनमें इन पीपल का पार्टिसिपेशन बढ़ाएंगे, लोगों को जागरूक करेंगे और उनसे पूछेंगे थोड़ा बहुत कि आपको क्या क्या डिमांड्स हैं, आपकी क्या क्या डिमांड्स हैं। पीपल जो पंचायत डेवलपमेंट इंडेक्स है वो इसका कंपोनेंट है। ग्राम सभा वाइज जो है कैलेंडर निकालेंगे, कुछ अप्रूव करेंगे जीडीपी के लिए, जैसे ई ग्राम स्वराज पोर्टल है ना, उस पर पब्लिश कर देंगे जो भी जो जीडीपी नहीं, जो ग्राम का कौन सा पंचायत डेवलपमेंट प्लान है उसको जो है पब्लिश कर देंगे किस पर? इस पोर्टल पर, जो कि 2020 का पोर्टल है। ये भी पूछा जा सकता है क्योंकि न्यूज़ में है। अगेन 24 अप्रैल 2020 को इसे लॉन्च। इसको आपको ऐसे याद रखना है जैसे कि 24 अप्रैल 2020 को ना ये पोर्टल लॉन्च हुआ था, ई ग्राम स्वराज पोर्टल 2020 का है, लेकिन 24 अप्रैल की डेट पूछी जा सकती है क्योंकि ये किस दिन लॉन्च हुआ था? उस दिन इम्पोर्टेंट डे था नेशनल पंचायती राज डे। सो इस बार ये पूछा जा सकता है कि नेशनल पंचायती राज डे। इवन ये पूछा भी गया है किसी लैब असिस्टेंट पेपर में यूकेपीएससी के थ्रू इसी दिसंबर में या फिर जुलाई के पेपर में पूछा गया है कि नेशनल पंचायती राज डे कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को। नेक्स्ट जो इकोनॉमी के करंट अफेयर्स हैं, जैसे कि इंश्योरेंस को लेकर कुछ स्कीम्स आई हुई है और कंटेम्परेरी अफेयर्स भी देखेंगे कि पिछले 1-2 साल में क्या क्या हुआ है। सो पीएम जन आरोग्य योजना आई हुई है, वो तो आपको पता है पहले की ही है, 2018 की। लेकिन इसमें क्या है, 5 लाख का इंश्योरेंस दिया जाता है, 10 करोड़ फैमिलीज इससे बेनिफिट होंगी, जैसे 8 और 2 करोड़ जो है अर्बन और रूरल और अर्बन की फैमिलीज जो हैं वो होंगी। और इसका जो डेटा है वो कहाँ से लिया जाएगा? जो सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस हुआ था 2011 में। और 2024 में क्या हुआ है? बेनिफिशियरीज ऐड कर दिए गए हैं। अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर क्या लिखा है कि जो सीनियर सिटीजन है कितने, जिनकी एज 70 से ज़्यादा है या 70 है, यानी कि 70 या 70 से ज़्यादा वाले सभी सीनियर सिटीजन, चाहे वो रिच हो या फिर पुअर हो, इवन रिच सिटीजन्स को भी ये इस योजना में बेनिफिशियरी बना दिया गया है। यानी कि उनको भी क्या मिलेगी? 5 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस मिलेगा। और दूसरा है फिर यूनियन बजट में इसमें क्या कर दिया, और बेनिफिशियरीज ऐड कर दिए हैं इस बारी के बजट में। गिग वर्कर्स को भी ऐड कर दिया गया है। गिग वर्कर्स क्या होते हैं? जो अपना काम मतलब सेल्फ एम्प्लॉयमेंट से चलाते हैं, जैसे आप। और ये भी कह सकते हैं कि जो जिनको कॉन्ट्रैक्ट पर भी रखा जाता है, जैसे कोई डिलीवरी के काम के लिए रखे जाते हैं, जैसे जोमेटो हो गया और ओला, और ऐसे, या फिर किसी ने अपना कुछ बार्बर की शॉप खोली है एज अ गिग वर्कर। सो उनको आप देखिए, उनको भी क्या हुआ है? बेनिफिशियरी बना लिया गया है। 2024 में किसे बनाया गया था? सभी सीनियर सिटीजन जिनकी एज है
70 या उससे आगे, इसको पूछ सकते हैं। सभी अगर आएगा तो उसे भी लगाना है टिक। सभी सीनियर सिटीजन चाहे रिच हो पुअर, 70 एज याद रखनी है या फिर उससे ऊपर। और गिग वर्कर्स को इसी बार ऐड कर दिया गया है। अगर एक शर्त है कि जो लेबर मिनिस्ट्री का ई श्रम पोर्टल है उसमें आपको रजिस्टर करवाना है। अगेन ई श्रम पोर्टल कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आता है ये भी क्वेश्चन बन सकता है, तो लेबर मिनिस्ट्री के अंदर। नेक्स्ट इज इम्पॉर्टेंट जो इंश्योरेंस से रिलेटेड जो चीज़ें हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे PFIRDA है यानी कि पेंशन से रिलेटेड है ये, और ये इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। IBB यानी कि इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी को रिलेटेड ये है, 2016 में आया था। और RBI और सेबी का हेडक्वार्टर पूछा गया है, ये मुंबई में है। और IRDAI वो कहाँ है, यानी कि इंश्योरेंस से रिलेटेड जो इंस्टीट्यूशन है इनके रेगुलेटर हैं ये, बेसिकली पेंशन के रेगुलेटर ये हैं। IRDAI इंश्योरेंस रेगुलेटर है। और इसका हेडक्वार्टर बार बार पूछा जाता है क्योंकि थोड़ा हटके है, वो कहाँ है, हैदराबाद में है। इंश्योरेंस रिफॉर्म्स को लेकर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हुई है कि जब भी आप हेल्थ इंश्योरेंस कोई पॉलिसी खरीदते हैं ना, तो उसमें आपको 30 डे का फ्री लुक पीरियड दिया जाएगा। यानी कि आप अगर उस 30 डे में उसको रिटर्न खरीदना चाहते हैं तो आपको पूरा पूरा रिफंड कर दिया जाएगा। सो अगर आपने इंश्योरेंस ऑनलाइन खरीदी है तो 30 डेज मिलेंगे, ऑफलाइन खरीदी है तो 50 डेज का पीरियड आपको मिल जाएगा, जिसमें आपको कि पूरा रिफंड कर दिया जाएगा। सो जिसने भी हेल्थ इंश्योरेंस खरीदना है तो आप उसको बता दीजिए कि 30 डे फ्री लुक पीरियड मिल रहा है। फिर नेशनल हेल्थ क्लेम जो है एक्सचेंज पोर्टल है ये, बेसिकली इसका याद रखना है आपको कि जो हॉस्पिटल्स है ना ये बेसिकली उनके लिए है, यानी कि हमारे लिए नहीं है। जो हॉस्पिटल्स हैं वो अपने बिल्स निकालना चाहते हैं, अगर जो हेल्थ इंश्योरेंस है उसके तहत गवर्नमेंट क्योंकि हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड करवा रही है, लेकिन बिल जब बनेगा उसके बाद हॉस्पिटल्स कहाँ अप्लाई करेंगे रीइंबर्समेंट के लिए पैसा, वो अप्लाई करेंगे इस पोर्टल के थ्रू कर सकते हैं। सो PMJ जो हॉस्पिटल्स हैं और जो उनको उन यानी कि हॉस्पिटल्स के कन्वीनियंस के लिए इस पोर्टल को बनाया गया है। इसका जो है वो कॉमन मैन से कोई लेना देना नहीं है, ये याद रखना है। हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी जो है कांट हाइक, ये बोला है कि जो हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी है ना, किसने बोला है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी जो अथॉरिटी है जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है, हैदराबाद में है। किसने, IRDAI ने बोला है कि जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनके लिए आप पर ईयर जो है वो 10% से ज़्यादा प्रीमियम इंक्रीज नहीं कर सकते। प्रीमियम मतलब जो आपको भरनी पड़ती है इंस्टॉलमेंट, है ना, वो नहीं इंक्रीज कर सकते आप। ये इंक्रीज कर रहे थे तो सीनियर सिटीजन के लिए तो मना है। अब मेंस के लिए जो है वो स्टेप आपको बताना है, जैसे प्रपोज्ड कॉम्पोजिट लाइसेंस फॉर इंश्योरेंस कंपनीज फॉर लाइफ हेल्थ और जनरल, यानी कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की, मतलब एक ही कंबाइंड लाइसेंस जो है एक कंपनी ले ले, अगर इन तीनों इंश्योरेंस के लिए अलग अलग ना लेना पड़े, उसकी वजह से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हमारा बढ़ जाएगा। इंडिकेटर्स ऑफ इंश्योरेंस प्रोग्रेस, अगर हम देखें प्रगति संकेतक जो है बीमा के, तो बीमा डेंसिटी यानी कि घनत्व कितना है, जिगजैग ट्रेंड में चल रहा है ये। घनत्व क्या होता है कि टोटल प्रीमियम कितना है टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड करके हमारा लगभग लगभग कितना है, $95 के आसपास है ये, ठीक है। फ्रॉम प्रीवियस ईयर जो है वो इंक्रीज करा है, यानी कि पिछले बार से हमारी डेंसिटी बढ़ी है इंश्योरेंस की। पेनिट्रेशन यानी कि जब बीमा प्रवेश यानी कि जो टोटल प्रीमियम है अगर उसको GDP से डिवाइड कर दे, अगेन यहाँ पर आपको याद रखना है कि यहाँ पर टोटल प्रीमियम को पॉपुलेशन से डिवाइड कर रहे हैं, यहाँ पे GDP से डिवाइड कर रहे हैं। सो ये कितना है 3.7%, जो कि ग्लोबल एवरेज से कम है। मीन्स में आप इसको कह सकते हैं कि जो सोशल सिक्योरिटीज चल रही हैं वो इंडिया में इतनी अभी लैक कर रही है, क्योंकि ग्लोबल एवरेज 7 एटलीस्ट है, लेकिन हमारा अभी इंश्योरेंस जो पेनिट्रेशन है वो 3.7% है, जिसको बढ़ाने की ज़रूरत है। यानी कि अगर क्या हो जाए कि एक हेल्थ इमरजेंसी आ जाए परिवार में, तो उसके गरीब होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। उनके पास एक तो सेविंग्स नहीं होंगी और इंश्योरेंस भी नहीं है, सो विच इज़ नॉट अ गुड थिंग। FDI जो है इंश्योरेंस सेक्टर में अगर आप देखें तो FDI इंश्योरेंस कंपनी में 100% अलाउड हो गया अब ऑटोमेटिक रूट से,
जब 100% कुछ चीज़ें होती है ना तो उन पर गौर करना है। 100% अलाउड कर दिया गया है, वो भी ऑटोमेटिक रूट से, यानी कि किसी की परमिशन नहीं लेनी पड़ेगी अब। बट उसका एक शर्त है, किसमें, इंश्योरेंस सेक्टर में ऑटोमेटिक रूट से। लेकिन सिर्फ एक शर्त है कि जो पैसा है, प्रीमियम का पैसा है, वो इंडिया में ही आप इन्वेस्ट करेंगे। अगर फॉरेन कंपनी भी है ना, वो इंश्योरेंस कंपनी में, मतलब कोई फॉरेन इन्वेस्टर है, वो इंश्योरेंस कंपनी में पैसा डाल रहा है, तो वो फैसले ले सकता है फिर उसके कि जो प्रीमियम है वो मैं कहाँ इन्वेस्ट करूँ। तो शर्त यही है कि आपको इंडिया में ही इन्वेस्ट करना पड़ेगा। सो ओनली, ऑटोमेटिक, 100%, ये कीवर्ड्स हैं कुछ। पेंशन से रिलेटेड जो है वो कहाँ पर है, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हुई हैं वो देखनी है। यूपीएससी में क्वेश्चन आया हुआ है पीएम श्रम योगी मानधन योजना को लेकर, जो 2019 की है और लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री के अंदर आती है। श्रम योगी, जब भी श्रम होगा तो लेबर मिनिस्ट्री, आप याद रखिए। एज पूछी गई थी इसकी कि 18 से 40 है। 18 से 40 एज के बीच में आपको जो है वो पेंशन जो है उससे रिलेटेड है। इफ मंथली इनकम आपकी कितनी, 15,000 रुपये से कम है, तब आप इसके लिए एलिजिबल हैं। और आपको प्रीमियम कितना भरना है, 55 से 200 के बीच में। डिपेंड करेगा कि आप अगर छोटी एज में स्टार्ट कर रहे हैं तो 55 से स्टार्ट हो सकता है, और बड़ी एज में कर रहे हैं तो 200 तक मैक्सिमम जा सकता है प्रीमियम। और 3,000 जो है पर मंथ जो है वो 60 या 60 की एज अगर आपकी हो जाएगी, उसके बाद में आपको 3,000 पर मंथ पेंशन दी जाएगी श्रम योगी मानधन में। 2019 की स्कीम है। और अगर जो है पर्सन एक्चुअली इफ ही और शी डाइड, तो उनके जो स्पाउस हैं उनको कितना मिलेगा, 1,500 पर मंथ, यानी कि हाफ मिलेगा। जो 3,000 उनको मिल रहा था तो उनके स्पाउस को सिर्फ हाफ ही मिलेगा अमाउंट, ठीक है, पर मंथ वो भी पेंशन मिलेगी। और उनके बच्चों को या उनकी डॉटर्स को, ये क्वेश्चन था कि डॉटर्स को भी मिलेगा, तो डॉटर्स और बच्चों को नहीं मिलेगा, क्योंकि फिर कॉम्प्लिकेटेड डॉक्यूमेंटेशन और बिल वगैरह सब हो जाएगा ना, इसलिए। सो रेगुलेशन आसान नहीं होगा फिर। ईपीएफओ को लेकर कुछ डेवलपमेंट्स हैं। बजट 2024 में कहा गया एक ईएलआई स्कीम आई हुई है, उसमें है एम्प्लॉयमेंट लिंक इंसेंटिव स्कीम है, फिनेंस एंड कॉरपोरेशन अफेयर्स मिनिस्ट्री के अंतर्गत। बेनिफिट्स क्या होंगे कि अगर आपने फर्स्ट टाइम ज्वाइन की है, एज फर्स्ट टाइमर, आपने पूरे लाइफ में अगर आप फर्स्ट टाइम जॉब ज्वाइन कर रहे हैं फॉर्मल सेक्टर में, सो इस स्कीम के 3 कंपोनेंट हैं। सबसे पहले तो आपको याद रखना है कब आई है, बजट 2024-25 में, यानी कि पिछले साल के बजट में आई है। एम्प्लॉयमेंट लिंक कुछ इंसेंटिव दिया जाएगा, पिछले साल के बजट में आई हुई है कि अगर आप फर्स्ट टाइम जॉब ज्वाइन कर रहे हैं तो कुछ इंसेंटिव्स आपको मिलेंगे, जैसे कि आपके बैंक अकाउंट में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के थ्रू 50,000 बोनस जो है वो डाल दिया जाएगा। लेकिन शर्त यह है कि आप उस बोनस को तुरंत नहीं निकाल सकते, उसको आपको कुछ ईयर्स के बाद ही निकालना पड़ेगा। वो दे दिया जाएगा आपको, लेकिन उसको आप विड्रॉ नहीं कर सकते। सपोर्ट करेंगे एम्प्लॉयर को भी, एम्प्लॉयर यानी कि जॉब जो दे रहे हैं उनको, जॉब क्रिएशन अगर उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में करी तो उन एम्प्लॉयर्स को हम सपोर्ट करेंगे। और तीसरा जो सी कंपोनेंट है, ABC कंपोनेंट है, इसके 3 कंपोनेंट्स हैं। और सपोर्ट टू द एम्प्लॉयर्स, अगर वो बेस्ड ऑन एम्प्लॉयमेंट गिविंग कोई जो उसकी कंपनी है या मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, अगर वो जितने ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट देंगे उतना उनको भी कुछ फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाएगा। फिर उसके बाद पॉजिटिव्स यही है इसके कि डेटा कलेक्शन हो जाएगा। सो बेसिकली डेटा कलेक्शन के लिए सबसे ज़्यादा ये किया गया है इंसेंटिव, कि कोई भी अगर फॉर्मल सेक्टर में एंटर कर रहा है जॉब में तो उसका डेटा मिल जाए, उसके बैंक अकाउंट डिटेल्स, जैसे कि 15,000 दे रहे हैं तो बैंक अकाउंट हर कोई दे देगा अपना इजीली। फिर है ईपीएफओ CPPS, यानी कि सेंट्रल पेंशन पेमेंट सिस्टम। इसमें क्या कहा गया, बेंच ब्रांच कोड है, अगर चेंज कर दिया ना तो फिर भी आपने अगर सिटी चेंज कर दी या कहीं आप दूसरी जगह आपका ट्रांसफ़र हो गया
सो फिर भी आपका जो है ईपीएफओ यानी कि पेंशन पर ज़्यादा असर नहीं आएगा, आप स्विच कर सकते हैं, आप जो भी स्टेट में चले गए वहाँ इजीली। और ईपीएफओ 3.2 क्या है वो याद रखना है आपको, 2025 में डेवलपमेंट आया है। जैसे हम एटीएम से मनी निकालते हैं ना, वैसे आप पेंशन भी अपने एटीएम से निकाल सकते हैं, ये इसका मकसद है। और एनपीएस और यूपीएस जो इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट्स हुए हैं, यूपीएस मीन्स यूनिफाइड पेमेंट सिस्टम आया है इसके ऑल्टरनेटिव में, किसके, एनपीएस, जो कि 2004 में आ गई थी। सो कौन थे प्रधानमंत्री उस समय, अटल बिहारी वाजपेयी। एंड देन पेमेंट डिपेंडेंट ऑन शेयर मार्केट, जो एनपीएस है वो शेयर मार्केट पे डिपेंडेंट है, यानी कि अगर क्या हुआ कि शेयर मार्केट घटा या बढ़ा उसका इन्फ्लुएंस इस पे पड़ेगा। लेकिन इसमें यूनिफाइड पेमेंट स्कीम में ऐसा नहीं है, वो क्या है, यहाँ पर कुछ मिनिमम अशोर्ड पेंशन दे दी जाएगी, ठीक है। मिनिमम अशोर्ड मतलब इतनी पेंशन तो आपको पर मंथ मिलेगी ही, ऐसा इसमें बोल दिया गया है। और गवर्नमेंट की जो पेंशन है, जो कंट्रीब्यूशन है वो लगभग 18.5 होगा, एम्प्लॉय 10% कंट्रीब्यूट करेंगे पूरे उसमें धीरे धीरे, और इन्वेस्ट करेंगे शेयर मार्केट में। ऐसा नहीं है कि शेयर मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे, लेकिन यहाँ पर पूरा डिपेंडेंट था कि आपका जो एनपीएस का जो भी अमाउंट होगा वो शेयर मार्केट से इन्फ्लुएंस होगा, बाद में आपको कितनी पेंशन मिलेगी और कितनी नहीं, वो ज़्यादा भी हो सकती है कम भी। लेकिन इसमें यह है कि अगर कम हो गई ना शेयर मार्केट की वजह से, सो मिनिमम अशोर्ड तो आपको दे दी जाएगी पेंशन। सो इवन इफ शेयर मार्केट डिक्रीज, मिनिमम अशोर्ड पेंशन एम्प्लॉय को दी जाएगी। जैसे कि अगर आपने कम से कम 10 साल की जॉब की है तो आपको 10,000 जो दी है वो पेंशन मिलेगी। अगर आपने 25 साल जॉब कर ली है उसके बाद में आपको 50% ऑफ एवरेज सैलरी मिल जाएगा, जो लास्ट 12 मंथ में आपने विड्रॉ की थी ना बिफोर रिटायरमेंट। सो आपको उसका 50% एवरेज सैलरी दे दी जाएगी। सो 10 साल में सिर्फ 10,000 मिलेगी। लेकिन अगर आपने 25 साल जॉब कर ली है, ये याद रखना है, ये पूछ सकते हैं 10 साल और 25 साल का क्या है मैटर। उसके बाद स्पाउस जो है उनको फुल 50% इतना नहीं मिलेगा, उनको इतना, उनको 60% जो दे दी जा रही थी पेंशन ना, एवरेज निकाल के जितना भी उसका 50% मिलेगा, उसका भी 60% स्पाउस को मिलेगा अगर किसी की डेथ हो जाती है। और अगेन एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि इसको इन्फ्लेशन से इंडेक्स कर दिया जाएगा, यानी कि इन्फ्लेशन की वैल्यू जो बेस ईयर के हिसाब से है वैसे आपकी बना दी जाएगी, जितना भी इन्फ्लेशन बढ़ा है उस हिसाब से इसको मैनेज कर लिया जाएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा क्या पूछ सकते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज से रिलेटेड है ये। यूपीएस और एनपीएस दोनों स्कीम फाइनेंशियल सर्विसेज जो कि फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर आती है, वो पूछ सकते हैं। और ये कब इसकी स्टार्ट डेट है ये पूछ सकते हैं, कब से स्टार्ट हो गई है, 1 अप्रैल, इसी 1 अप्रैल 2025 से ये इम्प्लीमेंट हो चुकी है। वाइल नोटिफाइड इन 2000 अगस्त 2024 में नोटिफाई हो गई थी, लेकिन इम्प्लीमेंट कब हुई है, 2025 में। और ये उत्तराखंड में भी लागू हो चुकी है, ये आपका क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। उत्तराखंड में भी ये स्कीम लागू हो गई है, कौन सी, यूनिफाइड। इसमें है डियरनेस अलाउंस, और जो ऑल इंडिया सीपीआई इंडस्ट्रियल वर्कर वाला है ना, सीपीआई मतलब कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, इंडस्ट्रियल वर्कर, उसके हिसाब से इसको, इसके बेस पर डियरनेस आपको रिलीफ मिलेगा। और एक चीज़ और याद रखनी है, अगर किसी ने एनपीएस ऑप्ट कर लिया है पहले से, वो उसमें है तो इसमें शिफ्ट कर सकता है। लेकिन अगर वो शिफ्ट कर लिया उन्होंने तो वो डिसीजन फिर फाइनल हो जाएगा, ये भी आपको याद रखना है। कुछ एक्सट्रीम चीज़ें हैं इसमें, बेसिकली आपको डिपार्टमेंट याद रखना है और कब आई है स्कीम ये याद रखना है, इम्प्लीमेंट कब हो चुकी है और उत्तराखंड में कब इम्प्लीमेंट हो चुकी है, ये तो आपको याद रखना ही है। फिर है टोटलाइजेशन अग्रीमेंट हुआ है कुछ। टोटलाइजेशन अग्रीमेंट आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि इंडिया और यूएसए के बीच में हुआ है। बेसिकली इसमें कहा गया है कि अगर जो सिक्योरिटीज़ है ना, जैसे पेंशन को लेकर या हेल्थ इंश्योरेंस को लेकर, एक दूसरे की कंट्रीज़ में जब हम इधर से उधर जाते हैं, जैसे हमारे वर्कर्स वहाँ गए हैं, हमारे यहाँ के लोग, और फिर वो वापस आते हैं, तो फिर उनको जो वहाँ पर सिक्योरिटी प्रोवाइड की गई थी उसके लाभ यहाँ नहीं मिल पाते। सो इतना इसलिए ये टोटलाइजेशन अग्रीमेंट हो रहा है दोनों कंट्रीज के बीच में कि आप हमारे एम्प्लॉयज़ को वो लाभ दीजिए और हम आपको देंगे, उसी से रिलेटेड है। तो आपको याद रखना है सिर्फ
सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स से रिलेटेड है। टोटलाइजेशन अग्रीमेंट किस में हो रहा है? इंडिया और यूएस के बीच में नेगोशिएशन में है, अभी हुआ नहीं है। इवन यूएसए इज नॉट इंटरेस्टेड आई थिंक। सो परसेंटेज ऑफ जीडीपी जो है वो 17% हमारा है किसमें? पेंशन इन्वेस्टमेंट में। पेंशन इन्वेस्टमेंट एज परसेंटेज ऑफ जीडीपी कितना है? 17%। जबकि अदर नेशन जैसे यूएस का देख लीजिए 80% के आसपास है। सो हम अभी सिक्योरिटी में, सोशल सिक्योरिटीज में काफ़ी लैग कर रहे हैं। ये डेटा आप मेंस में कोट कर सकते हैं। क्रेडिट गारंटी जो है इंक्रीज हो गई है एमएसएमई के लिए 10 करोड़ की कर दी गई है। अगर 10 करोड़ आपका है तो बिफोर क्या थी? 5 करोड़, मतलब पहले 5 करोड़ की क्रेडिट गारंटी दी गई थी। अगर डिफॉल्ट करती है कौन सी एमएसएमई, तो फिर अब 10 करोड़ तक उसको उसका क्रेडिट गारंटी ले ली जाएगी, यानी कि उसकी भरपाई कर दी जाएगी 10 करोड़ अमाउंट तक। पहले कितना था? 5 करोड़ ही अगर डिफॉल्ट करेंगे। और स्टार्टअप अगर 20 है तो उसका 10, पहले 10 था अब 20 कर दिया गया है। बाकी एक्सपोर्टर एमएसएमई है तो उसके लिए भी क्रेडिट गारंटी बढ़ाकर 20 कर दी है। सो ये डेटा भी पूछ लिया जाता है। एमएसएमई का टर्नओवर, इन्वेस्टमेंट, क्लासिफिकेशन पूछा जाता है बार बार। सो वो भी आपको याद रखना है। वो मैंने बजट वाले लेक्चर में कर दिया है कंप्लीट। नोट रखना है आपको कि जो ऑल बैंक लोन्स है ना एमएसएमई के लिए क्वालिफाई कर जाते हैं। ये यूपीएससी 2022 का क्वेश्चन है कि जो अगर ऑल वर्ड आएगा ना किसके लिए, कि जो बैंक लोन है वो भी सभी बैंक लोन अगर एमएसएमई के लिए क्वालिफाई करते हैं, किसके अंदर में? वो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में क्वालिफाई करते हैं, यानी कि प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में देना पड़ेगा एमएसएमई को लोन, वो भी सभी प्रकार के। और एमएसएमई जो है वो, ये अगेन मैंने इन्वेस्टमेंट एंड टर्नओवर भी लिख दिया है क्योंकि ये क्वेश्चन आया था यूपीएससी 2022 में भी पूछा गया था, और यही क्वेश्चन यूकेपीएससी पीसीएस 2024 में पूछा गया है, या फिर ईओटीआरओ में पूछा गया है कि टर्नओवर के हिसाब से। तो आप ऐसे याद रख लीजिए 2.5 है, फिर 5 यूनिट डिजिट है। देखिए यूनिट मीन्स आगे से डिजिट 5 ही है इसमें इन्वेस्टमेंट वाले सेक्शन में, और इसमें टर्नओवर वाले में 0 है देखिए सब में। सो 2.5 फिर पॉइंट लगा दी, पॉइंट हटा के 25 हो गया, फिर 25 के आगे 1 लगा दीजिए तो 2.5 25 फिर 125, और टर्नओवर में 10, 100 और 500 ऐसे बढ़ रहा है। ये बजट में अपडेट कर दिए गए हैं इसी बारी के। उसके बाद है इन्वेस्टमेंट इक्वलाइजेशन स्कीम, कुछ एमएसएमई एक्सपोर्टर्स को लेकर इतना ही याद रखना है, सब्सिडी दी जाएगी इसमें कुछ। और बजट इसमें है सेल्फ फाइनेंसिंग गारंटी फंड। अगेन दिस इज इम्पोर्टेंट। सेल्फ फाइनेंसिंग गारंटी फंड जो है वो एमएसएमई से रिलेटेड है। इसमें क्या कहा गया? अगर लोन अप टू क्या है, किसी भी एमएसएमई को लोन दिया जा सकता है 100 करोड़ तक, वो भी विदाउट कोलेटरल, विदाउट वर्ड पे फोकस करना है। कितना दिया जा सकता है? 100 करोड़ तक बिना किसी कोलेटरल के, मशीनरी परचेज करने के लिए। इफ एमएसएमई को इतना लोन चाहिए कोलेटरल के बगैर मशीनरी परचेज करने के लिए, तो एमएसएमई को कुछ कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। किस फंड में? इस फंड में, सेल्फ फाइनेंसिंग गारंटी फंड में कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। इफ अगर क्या कहते हैं नॉन परफॉर्मिंग एसेट बढ़ जाएगा तो ये क्रेडिट गारंटी जो है ये बहुत काम आएगी वहां पर, यानी कि डिफॉल्ट वगैरह होने के चांसेस कम होंगे। लोन अप्रूवल रिफॉर्म्स जो है एमएसएमई के इन हाउस और इंटरनल कैपेबिलिटी, ये सब रिकमेंडेशन जो है मेंस के लिए है। यानी कि बेसिकली अब हम जो है सिबिल स्कोर पर नहीं वो करेंगे, बल्कि हमें एक हाउस इंटरनल कैपेबिलिटी वाली जो है पब्लिक सेक्टर बैंक्स के थ्रू बनाने की ज़रूरत है। सिबिल अगर देखें तो ज़्यादातर सभी कंपनीज का ऐसे वो दिखाते हैं कि डिफ़ॉल्ट कर देंगी, जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज है ना, तो वो उसको कम स्कोर देती हैं। इस वजह से क्या हो जाता है, लोन्स मिल नहीं पाते एमएसएमईज को ईजिली। सो इसलिए हम अपना खुद का बिल्ड करेंगे क्रेडिट रेटिंग। उसके बाद बजट 2024 में क्या कहा गया है? न्यू क्रेडिट कार्ड्स जो है, क्रेडिट कार्ड की लिमिट बढ़ा दी गई है। पीएम स्वनिधि वेंडर्स के लिए 30,000 कर दी गई है, और माइक्रो एंटरप्राइजेस के लिए 5 लाख कर दी गई है। डेटा अगेन याद नहीं रहता, कोई बात नहीं। फार्मर्स जो है उनको कोलेटरल फ्री लोन दिया जाएगा कोटा के हिसाब से। एक यानी कि 1 जनवरी 2025 से ही ये स्टार्ट हो रहा है। कितना दिया जा सकता है? 2 लाख। ये आपको याद रखना है, कोलेटरल फ्री दिया जाएगा
2 लाख तक दिया जा सकता है। और मॉडिफाइड इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम आई है, जो कि केसीसी यानी कि जो किसान क्रेडिट कार्ड होते हैं ना, उसी के आधार पर ये किसान क्रेडिट कार्ड बेसिकली जो है किसानों को दिया जाता है। लोन जो है वो कम इंटरेस्ट पे दिया जाता है। गवर्नमेंट क्या देखेगी, पहले 2% कम करेगी, उसके बाद में अगर इंटरेस्ट की बात हो रही है इंटरेस्ट कम करेगी, और उसके बाद परफॉर्मेंस, किसी ने फार्मर की परफॉर्मेंस अच्छी है और उसने इंस्टॉलमेंट अच्छी भरी तो 3% भी कम कर देगी, यानी कि जो फार्मर है उसको सिर्फ 4% पे लोन, क्रॉप लोन मिल जाएगा। और जो एक्चुअल, क्योंकि आप देख सकते हैं 5% ये हो गया जो गवर्नमेंट ने दिया, और 4% वैसे एक्चुअल लोन इंटरेस्ट कितना है 9%, लेकिन फार्मर को कितने का पड़ जाएगा 4% का। और अगेन मिनिस्ट्री याद रखनी है कौन सी है, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज। डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज किस में है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में आती है। सो दैट इज़ फॉर टुडे। आज का लेक्चर जो है ये ख़त्म हो गया है, लेकिन हमने जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स थे इकोनॉमी के वो लगभग कर लिए हैं, जो 2025 से अभी तक के पूछे जा सकते हैं, इंपॉर्टेंट स्कीम्स, उनके एम्स, उनकी ईयर्स, वो। और उसके साथ में इंडिया की मैं एक अलग से, जैसे मैंने हिस्ट्री की एक सीरीज़ बनाई थी उत्तराखंड हिस्ट्री की, जिसमें हमने इंपॉर्टेंट ईयर्स और डेट कर लिए थे, वही हम इंडिया की भी स्टार्ट करेंगे विद इन 1 to 2 days आई थिंक। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर योर सपोर्ट सो फार। और बाकी हम करते रहेंगे। आई हैव प्रिपेयर्ड लॉट फॉर यू एवरीवन। ओके।